ये घर से बाहर निकलते हैं, थोड़े इधर उधर घूमते हैं, तो इसकी नजर पड़ती है एक औरत नग्न अवस्था में, और वो लड़की सामने से चलती जा रही है। इसने क्या करा, चुपचाप उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो चले जा रही है और अचानक से वो 2-3 पेड़ों के पीछे से गायब हो गई। जब इसने झांक के पेड़ों की तरफ देखा ना पीछे, तो वहां पर एक तांत्रिक बैठा था। वो जो आहुति डाल रहा था उसके सामने एक स्केयरक्रो वहां पे लगाया हुआ है, के मुंह से बाल निकल रहे हैं, ऊपर भी बाल है, पूरे शरीर पे बाल है। इसको जब दिखी नहीं ना वो, इसने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज करी और उसे देखने की कोशिश करी स्केयरक्रो को। देखते देखते स्केयरक्रो की नजर घूमती है ओकनी की तरफ। एक दिन क्या हुआ, आपस में मस्ती करते कि यार वीजी बोर्ड निकाल, आज तो आयुजा बोर्ड खेलेंगे और किसी एंटिटी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जब इन्होंने आयुजा बोर्ड खोला और पूछना शुरू करा कि यहाँ पर कोई एंटिटी है, एक शॉट लेने वाला जो होता है वो उन्होंने रखा हुआ था। पहले तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर में वो एकदम से मूव होके आते हैं यस पे, तो एकदम से इन्हें झटका लगता है। पांचों के पांचों एकदम से देख रहे कि ये हुआ क्या भाई। इन्होंने पूछा कि इस कमरे में अभी कितने लोग हैं, अगर आप यहाँ पर हो तो हमें बता दो। वो शॉट वाला जो कप था वो हिल के चला जाते हैं सीधा 6 पे। अब ये हुए हैरान। इन दिनों ना विनीत का जो व्यवहार था वो बहुत अजीब हो गया था। मतलब जब ये कभी इंटीमेट हुआ करते थे ना, तो विनीत बहुत ऐसे जैसे बाइट करता था कविता को, जैसे मांस फाड़ लेगा उसका। कविता थी वो बार बार ये बोलती थी, विनीत क्या कर रहे हो तुम, ठीक हो, क्या कर रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। और उस टाइम पर जो विनीत था वो एक ही चीज। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट है आपके और हमारे फेवरेट जॉनर का, दैट इज़ हॉरर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं फिर से हम सभी के फेवरेट अक्षय वशिष्ठ भाई हैं। आज ये जो कहानी लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। फटाफट से फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा लो और एयरफोन्स पे सुनने वाले अपनी ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि आज की कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की स्टोरीज होने वाली है। लेकिन जिससे पहले हम स्टार्ट करें, प्लीज़ बहुत से लोग बैठे जो बिना सब्सक्राइब हुए हमारे पॉडकास्ट एंजॉय कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। वेलकम टू द शो अक्षय भाई। थैंक यू सो मच भाई अगेन बुलाने के लिए। और जैसे कि पता है जनता के लिए कुछ रियल केसेस लेके आ रहे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हमें भेजते हैं, और जो केसेस है काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं। तो जनता काफ़ी एंजॉय करेगी आज, क्योंकि एक एक चीज़ जो लेके आए हैं, जो किस्से लेके आए हैं, उनसे सब्सक्राइबर से बात हुई है, कन्फर्मेशन लिया गया है कि बता सकते हैं सारी चीज़ों को पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ। तो जब आप बोलेंगे तो हम पहला किस्सा शुरू करेंगे। शुरू करो भाई बिना किसी देरी के। तो जो पहला किस्सा है वो अपना 2023 में इस किस्से की शुरुआत होती है। और जो लड़का है उसका नाम ओकनी है। ये जो लड़का है अपना कोलकाता रहने वाला लड़का है, और इसने पूरा रियल इंसिडेंट हमें भेजा। इसने बताया कि ये बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट राइटर है। तो एक कंपनी के साथ वर्क कर रहा था जहाँ पर इसे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था। कामकाज बहुत अच्छा चल रहा था, और ये आई थिंक उस ऑफिस के साथ कोविड में इसने ज्वाइन किया था, इसलिए इसे वर्क फ्रॉम होम अभी तक 2023 तक मिला हुआ था। घर परिवार में सब अच्छे से सेटल्ड थे। अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का है, और जो मम्मी पापा है वो दोनों काफ़ी अच्छी पोस्ट पे सेटल्ड है। रिलेशन में है लड़का, गर्लफ्रेंड है इसकी। तो होता क्या है, 2023 में एक नया लड़का जो है वेस्ट बंगाल का कोई कंपनी को ज्वाइन करता है, एमएनसी कंपनी को। उस नए लड़के की हम उसका नाम शुभम रख लेते हैं। वो जो उसका नाम हम विनय रख लेते हैं। जो विनय था उसकी आए दिन बहुत कंप्लेंट आती थी, क्योंकि विनय जो था उसकी इंग्लिश राइटिंग वगैरह काफ़ी वीक थी। अभी न्यू इंटर्न ज्वाइन उसने किया था। तो ये लोग जो काम कर रहे थे, ये लोग क्या थे, जो फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज होती हैं उनके लिए कंटेंट राइटिंग करते थे। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि काफ़ी कंप्लेंट आ रही है, जो विनय है तो इसके पास आती है ये चीज़। जो अपना ओकनी जो लड़का है, ये इसके पास कंप्लेंट आती है कि ऐसे ऐसे एक बार विनय से आप बात कर लो, आप पुराने हो, आप तरीके से समझा दोगे। ओकनी को ये काम इसलिए दिया था क्योंकि ओकनी जो है बहुत ही काम एक लड़का था, बहुत सेंसेबल लड़का था, और काफ़ी बार उसने एस्केलेशन रिजॉल्व की थी पहले भी। तो ओकनी ने क्या करा, विनय को कॉल करा कि भाई ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेंट आ रही है, तो थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट लेके आओ, नहीं तो ऐसा है फिर देखो आपका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो जो विनय है उन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थिति बतानी शुरू की कि भाई मेरी 4 बहनें हैं, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, हमारे ऊपर काफ़ी लोन है 15 से 20 लाख का, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जी जान लगा दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं आने दूं। ये बात हुई तो जैसे ओकनी है उसने इस चीज़ को सुना कि यार ठीक है, बंदा जो है प्रेशराइज है, फैमिली में 4 बहनें हैं, इससे ज़्यादा इनकी बात नहीं हुई थी। तो ओकनी ने क्या करा, जो विनय था उसे बोल दे कि चलो आप कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप पूछ लो, बट कंप्लेंट मत आने देना वरना रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो विनय उस टाइम पर काफ़ी खुश हो गया कि मुझे एक और मौका मिला है। और बिलीव मी अगले 2 से 3 महीने में, जैसे कि ओकनी ने रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई उसने मस्त इम्प्रूव करा। अच्छा। विनय ने इम्प्रूवमेंट दिखाई इंग्लिश में, जो भी उसने
हेल्प लेनी थी या फिर जो ऑनलाइन टूल्स थे वहाँ से उसने हेल्प ली, लेकिन उसकी कंप्लेंट्स आनी बंद हो गई थी। अब हुआ क्या, 2023 में इनकी आपस में बातचीत काफ़ी अच्छी हो गई। 2024 जो था वहाँ पर जो विनय था वो ओकनी के घर भी आया करता था, जैसे कि कोई छठ मनाते हैं या फिर अलग अलग जो प्रोग्राम होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो कई लड़के अपनी कंपनीज़ में भी बहुत सारे लड़कों को बुलावा देते हैं, तो वहाँ पर जो विनय था वो आता था। रिलेशन काफ़ी अच्छे बिल्ड हो गए थे, और जो रिलेशन बिल्ड हुए थे उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विनय था ना वो ये चाहता था कि अपनी किसी एक बहन की शादी में ओकनी के साथ करा दूँ। 2024 तक ओकनी का रिलेशन एक लड़की के साथ चला, और 2024 के एंड आते आते उनका रिलेशन जो था ओकनी और उस लड़की का ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ ओकनी को तो पता थी कि विनय जो है अपनी किसी एक बहन से मेरी शादी करवाना चाहता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सेटल्ड हैं, मैं भी सेटल्ड हूँ, अच्छी खासी इनकम है, घर बार उसने देख लिया था जो विनय था। तो अब आता है एक दूसरा फेज़ जहाँ पर हम विनय की फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विनय की जो सबसे बड़ी बहन थी उसने लव मैरिज की थी, और वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी। शुरू में जो प्यार होता है वो दिखा अपने जो भी उनके हस्बैंड है, और उसके बाद क्या हुआ, उनसे लड़ाई शुरू हो गई, पैसों को लेके विवाद हो गया, पीना खाना बहुत ज़्यादा होता था, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था। इस वजह से जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो बिल्कुल टूट गई थी। रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, पर ज़्यादातर अपने घर पे ही रहती थी, विनय वाले घर पे। तो 2024 के एंड तक आते आते विनय ने जो है इस चीज़ का प्रेशर करा ओकनी पे कि भाई मैं हमेशा आपके घर पे आता हूँ, हमेशा सारे सेलिब्रेशंस में आता हूँ, जब भी आप याद करते हो मैं आता हूँ, एक बार यार मेरे घर चलो। तो विनय को लगा कि ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, एक बार चलते हैं, गेड़ी मार के आते हैं। 2025 की शुरुआत में इनका प्लान बनता है। तो उस टाइम पे जो विनय है वो बोलता है कि हम ट्रेन से जाएंगे, तो ओकनी के पास पैसा था, सारी चीज़ें थी। ओकनी ने बताया कि हम गाड़ी में चलेंगे और मैं खर्चा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। विनय ने इस चीज़ को छुपाया नहीं, उसके बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि ओकनी की बहन जिससे शादी की बात हो रही है वो कैसी होगी। उसके दिमाग में बार बार ये आता था कि यार शायद बहन अच्छी हो, मेरा जो पास्ट रिलेशन है उससे मैं जल्दी मूव ऑन कर जाऊँ, हो सकता है कि शादी लायक वहाँ पर लड़की हो। और ऐसा ही हुआ। जो विनय था वो ओकनी को अपने घर लेके गया, और बेसिकली वो एक झारखंड के पास एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पर जंगल है, काफ़ी घना जंगल है, और उसके अंदर वो गांव है। तो जब ओकनी वहाँ पर पहुँचा तो शाम हो रही थी। उस टाइम पर जो ओकनी था घर से बाहर निकलता है और देखना शुरू करता है, तो उस गांव के बारे में बताता है कि भाई उस गांव में ना लगभग औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग आदमी ही रहते हैं, क्योंकि जो मर्द हैं वो सारे के सारे कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं गाँव से। जब ये वहाँ पर गया तो उस टाइम तो शाम को जैसे होता है कि बहन के ऊपर नज़र पड़ी उसकी कि विनय जो है शादी की बात इनसे करवाना चाहता है। तो 24-25 साल की वो लड़की थी, और अपना जो ओकनी है ये भी अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पर 26 साल का रहा होगा। तो जब इन्होंने उस लड़की को पहली बार देखा तो हाँ, इन्हें वो लड़की पसंद आई कि लड़की है। बातचीत करी, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, समझ में आया कि हाँ लड़की जो है मेहनती है, अपने परिवार को संभाल रही है। सबसे बड़ी वाली बहन की लव मैरिज हो रखी थी। ये जो लड़की थी इसकी बात चल रही थी विनय से, ओकनी से, और जो दो बहनें थी वो छोटी थी, जो बाकी दो बहनें थी वो शादी लायक नहीं थी। अब क्या हुआ, पहली रात ही वहाँ पर गया, इसने बातचीत की, खाना वगैरह खाया। तो रात को जब सोने का टाइम हुआ उस टाइम पे ना इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो घर था वो उस हिसाब से नहीं बना हुआ था जैसे ओकनी जो है वो अपने घर परिवार में रह रहा था, कि उनका लग्जीरियस पूरा माहौल है, ऐसा है। ये गांव के अंदर है कि आपके 7-8 घर हैं, घना जंगल है, और उतनी सुविधाएं वहाँ पर नहीं थी। तो रात को 1:30-2 बजे जैसे उनके घर में 2 कमरे हैं, एक में विनय और ओकनी सो रहे हैं, एक ही जो किंग साइज़ बेड है उस पर, और दूसरे कमरे में मम्मी के साथ जो बहन है वो सो रही हैं। तो ओकनी को ऐसा लगा यार कि मैं कंफर्टेबल हो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से सिंगल रूम में सिंगल बेड पे अपने हिसाब से एसी चला के रह रहा था। यहाँ पर थोड़ा कूलर का माहौल है और पंखे वगैरह चल रहे हैं, गर्मी लग रही है, उस तरीके से चीज़ें नहीं बन पा रही। तो क्या हुआ, रात को 1:30-2 बजे ओकनी उठता है। अच्छा, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं और बता दूँ कि इस जंगल में ना कुछ चीज़ें तो अजीब थी, जो शाम को ओकनी को पता चल गई थी कि यार जंगल में मतलब ऐसी अफवाहें कैसे उड़ सकती है। इस गांव के जंगल के बारे में ये अफवाह थी कि यहाँ के जो जानवर है वो अजीबोगरीब तरीके से मरे मिलते हैं, और जो जानवर है वो मरे भी कैसे मिलते हैं कि मतलब जब आप उन्हें देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसका पूरा खून चूस रखा है किसी ने जानवर का,
और जानवर को ऐसे तोड़ के फेंक रखा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ब्रूटली कोई एक चीज़ करी है उसके साथ, क्राइम। ये चीज़ ओकनी को पता चली और दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार मैं रात के 1:30-2 बजे एक बार बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ। फिर दिमाग में आता है कि कोई जानवर अटैक ना कर दे, क्योंकि जो विनय हैं उनके परिवार वालों ने कह रखा था कि भाई अकेले बाहर मत जाना। तो ओकनी ने क्या करा, विनय को जगाया और बोला कि यार मैं थोड़ा दम घुट रहा है मेरा और मैं थोड़ा सा बाहर जाना चाहता हूँ। तो विनय ने भी सोते सोते बोला भाई ज़्यादा दूर मत जाना, अपने कोशिश करना कि आसपास ही रहो। ठीक है। ये घर से बाहर निकलता है ओकनी, और जब बाहर आता है थोड़े इधर उधर घूमता है तो होता है कि ओकनी ने जैसे रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, पर इस टाइम मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि गाँव में कोई जानवर बचा ही नहीं है, लगभग सब मर ही गए हैं जानवर जितने भी हैं। तो जब ये सोच रहा होता है और घने जंगल की तरफ देख रहा होता है, तब इसकी नज़र पड़ती है सामने एक औरत नग्न अवस्था में, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए। उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली होगी 6, और वो लड़की दूर से जैसे कोई औरत या लड़की है वो सामने से चलती जा रही है। उसके हाथ में एक थाली है, थाली में दिए मोमबत्ती ये सारी चीज़ें रखी हुई, रिचुअल्स का सामान था। तो पहले इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, और इसने रिकॉर्डिंग में ये चीज़ मेंशन भी किया कि अक्षय भाई इतना मुझे पता चल रहा था कि ये लड़की या औरत जो भी है इस गांव की नहीं है, बस वही अकेली थी या कोई और भी था? बस अकेली, और वो जंगल की तरफ जा रही है और ये बंदा बस उसे देखे जा रहा है। वो जो फीमेल है वो जंगल की तरफ गई है। इसने जब पूरा ध्यान से देखा तो इसे ये पता चला कि ये कोई ऐसे परिवार की लड़की या औरत रही है जो लग्जीरियस लाइफ जीती थी, क्योंकि रंग बिल्कुल साफ। पर इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी एक नदी बोल दो या नहर बोल दो कि उसमें से निकल के आई है। बाल पूरे गीले हैं और ऐसा लग रहा है जैसे नग्न अवस्था में पानी टपक रहा है, जैसे यहाँ से हाथ से बालों से। और इसने देखा 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 वो जो औरत है वो जंगल की तरफ जाते जाते घने जंगल में अंदर चली गई। ठीक है, इसे लगा कि शायद मैं नींद में था, मेरा वहम है। हालांकि इसने ये भी रिकॉर्डिंग में हाईलाइट करा कि अक्षय भाई ना मैं स्मोक करता ना मैं ड्रिंक करता, ये आज रात मैंने क्या देख लिया मुझे समझ नहीं आया। 3 रात इसे रुकना था यहाँ पे, और पहली रात इसने ये चीज़ देख ली। फॉलो नहीं करा, पर इसने फॉलो नहीं करा, उस टाइम पे नहीं करा। ये वापस आया और विनय को देखा, फिर सोचा मैं बताऊं ना बताऊं, ये मुझे डांटेगा कि इसने मुझे मना करा था घने जंगल की तरफ नहीं जाना। इसने नहीं बताया, ये अपने ऐसे ही आया और अपने आराम से सो गया। हालांकि 1-1.5 घंटे तक करवट बदलता रहा कि क्या था, मैंने क्या देख लिया, कौन था कौन निकल गया, लेकिन सो गया। फिर सुबह उठा, दिमाग में आया कि मैं एक बार डिस्कस कर लूँ, एक बार बात करूँ कि मैंने क्या देखा था क्या नहीं था, लेकिन फिर भी इसे लगा छोड़, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ रहने दे। इसने सोचा मेरा सपना होगा, वहम होगा, उपज होगी दिमाग की। अगले दिन सुबह ये विनय के साथ घूमने जाता है, तो इसने बताया अक्षय भाई गांव इतना सुंदर था, मतलब इतने टाइम बाद शायद ओकनी ने कुछ ऐसा देखा होगा कि विलेज है, वाटरफॉल वगैरह सब कुछ वहाँ पर बहुत अच्छा है, गांव में हरियाली है, सब मस्त है वहाँ पर, सब खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ लोगों से मिला भी, बातचीत भी हुई। फिर शाम को ये आगे घर पे, फिर जब सोने की तैयारी होती है तो दिमाग में तो आपके चल ही रहा होता है कि रात को मैंने ये क्या देखा था। कल रात नींद नहीं आ रही थी और आज रात क्यूरियोसिटी सोने नहीं दे रही कि जानना भी है यार मैंने कल रात जो देखा था क्या आज रात भी ऐसा कुछ होगा। सोने की तैयारी हुई। विनय को तो आदत थी अपने घर की, क्योंकि वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और ये ओकनी भी अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। लेकिन एक आम इंसान का जो व्यवहार होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जब वो नए घर पे जाता है तो उसे जल्दी से नींद नहीं आती। जब उसका बेड चेंज हो जाता है एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। ये लेटा रहा और इसी बारे में सोच रहा था कि यार क्या जो कल मैंने देखा था वो सही में कोई हकीकत थी या फिर मेरा सपना था। जैसे ही 1:30-2 बजते हैं, ये इस बार विनय को नहीं बताता, ये उठता है और घर से बाहर निकलता है, और घर से बाहर निकलने के बाद वहीं जाके खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से नज़र पड़ती है कि वही औरत जो कल आई थी नग्न अवस्था में, जिसके शरीर से पानी टिप टिप करके गिरने लग रहा था, जिसके बालों से पानी गिरने लग रहा था, वस्त्र तो है नहीं, कपड़े नहीं हैं, और उसी तरीके से ये फिर दोबारा जंगल की तरफ जा रही है। अब ये एक कदम आगे बढ़ाता है तो इसके दिमाग में फिर दोबारा आता है कि भाई मुझे सब ने मना कर रखा है, कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए। अगर मेरे से कोई गलती हो गई, मैं वहाँ पर चला गया, मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी, मैं किसी को बता के भी नहीं आया। इसने क्या करा, थोड़ी देर देखा और जैसे होता है ना कि देखते 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 वो जंगल में चली गई। इसके दिमाग में आया कि यार मैं विनय से इस बारे में बात करूँगा कि एक्चुअली में मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या हुआ। ये आ गया वापस घर पे आया तो सोचा कि विनय को फिर दोबारा उठाऊं बताऊं, लेकिन
ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने इस टाइम पे कुछ बताया तो सबकी नींद हराम हो जाएगी, बगल वाले भी उठ जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह बताता हूँ। लेकिन इस रात ये थोड़ा सा डरा हुआ था, और डरने का रीज़न क्या था, क्योंकि कल रात का तो वहम था, इस रात तो हकीकत थे, मतलब सामने ही कंफर्म देख हो लिया। गया इस रात की। कंफर्म हो गया है कुछ। अब दिमाग में आ रहा है कि भाई क्या है क्या है। बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे बाद नींद आई, इतने में सुबह ही हो गई। सुबह उठता है और ओकनी विनय से बात करता है और उसे कुछ भी नहीं बताता, ऐसा कुछ नहीं बताता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। बस उससे विनय से पूछता है कि भाई इस जंगल की हकीकत है क्या। तो विनय ने बताया कि भाई देखो, जितना मुझे मालूम है हमें जंगल में जाने के लिए मना कर रखा है, क्योंकि इस जंगल में जिस तरीके से जानवर मर रहे हैं, कोई तो एक बहुत बड़ा जानवर घूम रहा है अंदर, जो जानवरों को खून पी लेता है, उन्हें मार देता है इस तरीके से। तो फिर हमारा जाना वर्जित है वहाँ पर, और कोशिश करना कि तुम भी मत जाना। तो विनय को लगा यार अब मैं क्या डिस्कस करूँ, मैं इनके गाँव के बारे में ही अगर कोई अफवाह फैला दूँ, क्योंकि खबर फैलते वक्त नहीं लगता, आग की तरह चीज़ें फैल जाती है। इसने सोचा नहीं, आज आखिरी रात है और आज मैं सामना करूँगा उस चीज़ का। अच्छा, और बताया ही नहीं? इसने फिर भी नहीं बताया उन्हें कि मैंने कल रात ऐसा कुछ देखा या परसों रात ऐसा कुछ देखा। पूरी तैयारी के साथ दिमाग को प्रिपेयर करके कि आज मैं उसके पीछे जाऊंगा, आज मैं उससे रोकूंगा, पूछूंगा। जैसे होता है कि एक इंसान पिछली 2 रातों से ब्लैंक हो जाता है, आज रात इसने खुद को प्रिपेयर करा कि आज मुझे जानना है कि वो औरत कौन है। विनय को सोते टाइम नहीं लगा, घर वालों को सोते टाइम नहीं लगा, और ये 12 बजे से प्रिपेयर बैठा हुआ है। जैसे ही 1 बजता है ये पहुंच जाते हैं वहाँ पर। जब ये पहुंचा तो अभी वो औरत नहीं थी। इसने आधा घंटा वहाँ पर बैठ के वेट किया, जहाँ पर इसे लग रहा था अब आएगी अब आएगी अब आएगी। सामने से वो औरत आती है, सेम उसके हाथ में थाली, वही सारी चीज़ें। इसने क्या करा, चुपचाप उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो औरत घने जंगल में गई, और इस जंगल की जो खासियत थी, यहाँ पर धूप का कोई एक दाना भी नहीं आ सकता, वो इतना घना जंगल था। दिन में अगर आप धूप ढूंढोगे तो अंदर आपको सिर्फ छाया मिलेगी। इसने बताया कि अक्षय भाई मैंने पूरी हिम्मत बांध ली और मैंने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जब ये पीछे 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 जाना शुरू करते हैं तो वो जो औरत जो थी, जो नग्न अवस्था में थी, इसने उसको पहली बार ढंग से देखा कि हाँ कोई है तो सुंदर औरत, जो लैविश लाइफ जिया करती थी किसी अच्छी फैमिली से। वो चले जा रही है और अचानक से वो 2-3 पेड़ों के पीछे से गायब हो गई, जैसे यूँ घुसी और गायब हो गई। इस बंदे को लगा कि यार मतलब मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा। जब इसने झाँक के पेड़ों की तरफ देखा ना पीछे, तो वहाँ पर एक तांत्रिक बैठा था। वो तांत्रिक वहाँ पर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, कोई हवन कुंड लगा हुआ था और उसमें कुछ आहुति वगैरह देने लग रहा था। जिस औरत को ये ढूंढ रहा था वो औरत तो इसे नहीं दिखी, लेकिन उस टाइम पर वो जो तांत्रिक था, वो जो आहुति डाल रहा था, उसके सामने एक स्केयरक्रो होता है ना, जो आप देखते हो खेत के बीच में जो कबूतर और इन पक्षियों को भगाने के लिए लगा दिया जाता है, ऐसा कोई स्केयरक्रो वहाँ पे लगाया हुआ है हवन कुंड के सामने। और वो जो स्केयरक्रो है उसके मुंह से बाल निकल रहे हैं, ऊपर भी बाल है, पूरे शरीर पे बाल है। इसको जब दिखी नहीं ना, वो जो भी वो पुतला था दिखा नहीं, इसने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज करी और उसे देखने की कोशिश करी स्केयरक्रो को। तो जो स्केयरक्रो अभी तक औरत के आकार में था, जो अभी तक स्टिल था, अचानक से देखते देखते स्केयरक्रो की नज़र घूमती है सीधा उसकी तरफ, ओकनी की तरफ। शिट, इसकी ले जाती है हवा, जिंदा स्केयरक्रो। हाँ, उसकी एकदम से ये हो जाती, ये मैंने क्या देख लिया। इसने क्या करा, पीछे पलटा, भागना शुरू करा घर की तरफ। लेकिन ऐसे टाइम में क्या होता है, जब आप ब्लैंक होते हो, घर की तरफ ना जाके पता नहीं कहाँ निकलने की सोचते हो कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसने क्या करा, उल्टा भागना शुरू करा और घने जंगल की तरफ ये भाग रहा है। ये 2 किलोमीटर और अंदर चला गया। अब क्या हुआ, इसने बताया कि अक्षय भाई जब मैं भाग रहा था ना, मेरे पीछे आवाज़ आ रही है भागने की। थोड़ी देर तक तो आवाज़ आई भागने की, उसके बाद पेड़ों के ऊपर जिगजैग कोई कूदना शुरू कर रहा है। इसको दिख नहीं रहा, इसको दिख नहीं रहा है। ऐसा होता है ना, पीछे से एकदम से भागते भागते कोई ऊपर पेड़ पे चढ़ा, वहाँ से इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है। और एक पल आया जब इसे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी का अंत होने वाला है, कोई बहुत करीब पहुँच गया। तभी अचानक से इसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई आ गया है जिसने उस चीज़ को, वो जो पुतला है, जो स्केयरक्रो है, उसे पटक के मारा है। मतलब अब कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे पीछे लड़ाई कर रही है, पर पीछे पलटने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि जान बचानी है ना। पर इसको आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ आ रही है, ऐसे 2 लोग कोई आपस में भिड़ रहे हैं, कोई फेंक रहा है, कोई उठा रहा है, कोई मार रहा है।
इसने क्या करा, ये बंदा सीधा उठा और जहाँ से भी रास्ता मिला ये जंगल में से निकल के पहुँच गया घर पे। विनय को इसने फिर भी नहीं बताया। अंदर गया, बेड पे लेटा, हनुमान चालीसा अपने गानी शुरू कर दी। उसका जब हनुमान चालीसा बार बार गाता रहा, सुबह 5 बजे इसने रट लगा ली कि मेरे को घर जाना है। विनय को बोल दिया भाई मेरे को घर जाना है, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, घर से फ़ोन आया था ऐसा वैसा है। इसने तब भी किसी को नहीं बताया। अपने घर पे आया, घर पे ये सो गया। इसने जितना भी ट्रैवल करा, उसके बाद क्या हुआ, इसने ना तो विनय से बात की ना उसकी बहन से बात की, और ये 2 दिन तक बहुत बुरी तरीके से बीमार रहा, बहुत ज़्यादा बीमार रहा। फिर घर वालों ने पूछा क्या हुआ, तो इसने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और 2 दिन बाद दवाई वगैरह लेके ये हो गया ठीक। इसने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन मेरे साथ हुआ क्या था। जब ये ऑफिस जब इसने 2 दिन बाद अटेंड करा, उसी रात इसे आता एक सपना। उस सपने में इसे क्या दिखता है कि ये उसी जंगल में, वही जो स्केयर क्रो वाली औरत है वो इसकी तरफ भाग रही है, ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, और जब भी वो औरत इसको पकड़ने वाली होती थी तभी अचानक से इसकी आंख खुल जाती थी। कुछ टाइम तक तो ये स्लीप पैरालिसिस में रहता था, फिर अचानक से इसकी आंख खुल जाती थी। भाई इसने अपने आप को संभाला, उठता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, फिर सो जाता था। एक्यूरेट 3 रातों तक इसे यही सपना आता रहा कि मैं जंगल में हूँ। वो औरत जो है स्केयर क्रो वाली, जो लंबी औरत थी 6 फुट 2 इंच की, 6'2" उसकी हाइट है, वो मेरी तरफ भाग रही है, और जैसी पकड़ने वाली होती है तो अचानक से इसकी आंख खुल जाती है। तीसरी रात जब वो निकल गई तो चौथी रात इसने दर्शन करे हनुमान जी मंदिर, ये हो क्या है। इन्होंने फिर भी किसी को नहीं बताया, ना अपने घर में बताया ना उधर बताया विनय को, विनय की फैमिली को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। चौथी रात क्या हुआ, इसने एक बहुत अलग सपना देखा। अब ये जो नग्न अवस्था में जो औरत है, इसका नाम हम अपर्णा रख लेते हैं, ठीक है, एक पहचान देने के लिए। इसने देखा चौथी रात कि वो जो स्केयर क्रो वाली औरत है वो मुझे मारने आ रही है, लेकिन ये जो नंगी औरत, जो मैंने नग्न अवस्था में जो औरत देखी अपर्णा, ये सामने आती है और उस जो भूसे वाली औरत है, जो स्केयर क्रो वाली औरत है, उसे फेंक देती है एक तरफ, और वो स्केयर क्रो वाली औरत वहाँ से गायब हो जाती है। तो अपर्णा इसकी तरफ देखती है और बोलती है सपने में कि मेरे दर्शन आज तक किसी ने नहीं करे, मैंने आज तक किसी को दर्शन दिए नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम उन दिनों मुझे देख रहे थे। अच्छा। अपर्णा बोलना शुरू करती है ये चीज़ कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो। और फिर बताया कि मैं बेसिकली इसीलिए थी वहाँ पर क्योंकि मुझे पता था कि ये जो औरत है, जो औरत जिसे तुम औरत समझ रहे हो, बेसिकली औरत नहीं है, एक ये बोल सकते कि कोई शैतान है वहाँ पर जिसने उस पूरे जंगल पे कब्जा कर लिया है, और मुझे गांव वालों को बचाना है क्योंकि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ था। तो भाई अब आती है अपर्णा की कहानी, जो अपर्णा ने पूरी की पूरी अपनी कहानी बताई अपने जो ओकनी है उसे सपनों में। तो अपर्णा ने बताया कि मैं बेसिकली इस गांव में पहले हमारे पूर्वज, अब तो यहाँ पर पूर्वज भी नहीं, कोई भी हमारी जनरेशन नहीं रहती, पहले मैं यहाँ पर ज़मींदार की लड़की हुआ करती थी, और किसी और गांव में ज़मींदार की लड़की होती थी, यहाँ पर मुझे ब्याया गया था, यहाँ पर मेरी शादी हुई थी और मुझे संतान नहीं हो रही थी। ये सब सपने बता रही है, ये सब सपने में कन्वर्सेशन हो रही है कि उस टाइम पर मेरी जो शादी हुई थी तो मुझे संतान नहीं हो रही थी, जिस वजह से मुझे ससुराल से बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था। और अपर्णा बेसिकली एक साधिका थी जो सिद्धि वगैरह करती थी, और एक माता है हमारी, उनका नाम उसने ओकनी ने नहीं बताया, कि उन माता को पूजा करती थी। वो माता बहुत उग्र रूप में दिखाई देती हैं। तो अपर्णा ने क्या करा, जब संतान नहीं हो रही थी तो उन माता की पूजा करी और उन माता से आशीर्वाद लिया कि मुझे एक संतान की प्राप्ति करा दो। तो उन माता के आशीर्वाद से कुछ टाइम बाद इन्हें एक लड़का हुआ था, अपर्णा को। इनसे बस गलती क्या हुई, जब एक लड़का हो गया था ना, तो जैसे होता है ना कि माता को शुक्रिया नहीं करा या माता की पूजा टाइम पर नहीं कर रही थी, जिन्हें ये पूजा करती थी, जिनके आशीर्वाद से संतान हुआ था, तो वो माता उग्र रूप में थी और वो गुस्सा हो गई। तो उन्होंने क्या करा, एकदम से अपना आशीर्वाद जो है अपर्णा के ऊपर से हटा लिया था, जिस वजह से अपर्णा की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कुछ टाइम बाद अपर्णा की मौत हो गई थी। ठीक है, तो अब सबको जो गांव में पहले जो होते थे पुरोहित, उनको जानकारी थी कि ये इंसान मरा कैसे है।
तो उन पुरोहित ने क्या करा, उस टाइम पर गांव वालों के सामने बता दिया था कि माता का जो है प्रकोप है, इस वजह से ये जो है इस दुनिया को छोड़ के ख़त्म हो गई है, जो अपर्णा नाम की लड़की है, हम इसे जलाएंगे नहीं, हम इसे दफनाएंगे। ओके। हाँ, तो अपर्णा को क्या करा, दफना दिया इन्होंने, और वक्त बीतता गया तो जो शरीर के ऊपर कपड़े थे वो गल गए। तो जो अपर्णा थी ये इस गांव के लिए एक रक्षक बन गई, ठीक है। लेकिन बेसिकली था क्या, वहां पर जो तांत्रिक आ रखा था, वो तांत्रिक आ रखा था अपर्णा को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि अपर्णा एक साधिका थी कि मैं इसे सिद्ध करूंगा। जब ये जंगल में तांत्रिक सिद्ध करने बैठा, उस टाइम पर पता चला कि यहाँ पर कोई एक ऐसी एंटिटी है बहुत नेगेटिव, जो इस गांव को ख़त्म करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन उस तांत्रिक का भी ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं इस गांव के लोगों को जान से मारूंगा या ख़त्म करूंगा। अब अपर्णा से ये पूछता है कि इसमें मेरा क्या रोल था। अपर्णा ने बताया कि आज तक वो जो एंटिटी थी, जो नेगेटिव एंटिटी थी मेरे अगेंस्ट में, वो जानवरों को खाती थी, लेकिन जब पहली बार उसने तुम्हें देखा ना, तो इंसान को खाने की चाह उसके दिमाग में आ गई, इसलिए वो तुम पे टूट पड़ी और मेरे को वहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ा। और कोई और होता जो मेरे को देख नहीं सकता, तो शायद वो मर भी जाता, क्योंकि तुम मुझे देख सकते थे तो मैंने तुम्हें बचा लिया। और इतने टाइम में वैसे कोई कि गांव के अंदर कोई और नहीं गया, बस यही बंदा था जो एक अंदर गया था, कोई और भी तो होगा भाई। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, तो उसमें देखा होगा कि एक इंसान होता है जो ना एक गांव को पूरे को फ्री कर देता है। जब ये पूरी रिकॉर्डिंग में सुन रहा था तो मेरे को ये समझ में आ रहा था कि इस इंसान को चुना गया है, जो ये है अपना ओकनी। तो इसको सपने में बताया गया कि मेरी वहाँ पर ऐसे ऐसे लाश गड़ी हुई है, एक काम करो, जो हमारे पुरोहित थे ना पहले के, उनके वंशज के कोई पुरोहित हैं जो कोलकाता में आज भी अपने शिष्यों के घर पे रहते हैं और पूरे देश भर में घूमते हैं, तो आप उन्हें ढूंढो। और ये बोलकर अपर्णा इसके सपने से चली गई ओकनी के। अब ओकनी उठा, उसने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे उन पुरोहित को ढूंढूं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो इसने क्या करा, जैसे कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनसे बात करी कि भाई सबसे पुराने मंदिर कहाँ पर हैं, कैसे पता करा जा सकता है। एक पुरोहित थे जिनके वंशज आज भी अपने शिष्य के पास रहते हैं, तो किसी ने एक रेफरेंस दिया कि भाई वहाँ पर एक बहुत मान्यता वाला मंदिर है और वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति आ रखे हैं जो वंशज हैं किसी पुरोहित के, और देश भर घूम के इन्हीं सब चीज़ों का इलाज करते हैं, उतारा करते हैं। अच्छा। इसने उनका पता लिया, ये वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो पुरोहित थे उन्होंने खुद ही बता दिया सब कुछ। जब ये बैठे ओकनी उनके सामने, तो इन्होंने बोला होगा, प्रभु मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने साहब बता दिया कि मेरे पड़ दादा थे, वो उस गांव में थे, उस लड़की को आज़ादी दिलानी थी, अब इनको भी चुना गया था इस चीज़ के लिए। तो बता दिया उसको कि ओकनी को कि तू उस वाले वहाँ से आया ना, तू वहाँ गया था ना। तो ओकनी ने पैर पकड़ लिए कि जी मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, और आप चल के उस बच्ची को, जो अपर्णा है, वो जो औरत है, लड़की है, उसको वहाँ से मुक्त कर दो। जो पुरोहित थे उन्होंने सबसे पहले तो इसे धागा दिया और ओकनी को बोल दिया कि बेटा तू घर जा, तू घर चला जाए, यहाँ से तेरा काम ख़त्म, मुझे बस कोई एक इन्फॉर्म करने वाला चाहिए था, वो तू मुझे मिल गया, अब मैं वहाँ जाऊँगा, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा। भाई इसने कोई बहुत बड़ी नहीं फेंकी कि मैंने अपनी आंखों से ये तीर कमान चलते देख लिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं। जो पुरोहित थे वंशज, वो पहुँचे उस गाँव में, उन्होंने गांव के सरपंच से बात करी होगी, इतनी खबर तो विनय तक भी पहुंच गई थी कि हाँ कोई पुरोहित आए हैं। इतना ओकनी और विनय की बात हो रही थी कि गांव में आपके पूजा वूजा होगी, ऐसे मैंने एक पुरोहित को भेजा है जंगल के लिए, क्योंकि मुझे जंगल बड़ा नेगेटिव लग रहा है। तो विनय ने कॉल पे इन्फॉर्म करा, हाँ पुरोहित आए हैं और उनके साथ पूरा जमावड़ा आया है, मतलब सहायक भी आए हैं। वहाँ पर पूजा वूजा हो गई। अब पूजा होने के बाद, जैसे विनय जिस रात सोने के लिए लेटते हैं, सॉरी जो ओकनी है वो सोने के लिए लेटते हैं, तो ओकनी के सपने में फिर दोबारा पढ़ना आती है और बताती है कि बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मुक्त कर दिया उसको। वो जो पुरोहित थे, पर इसमें हुआ लॉस हुआ, वो जो पुरोहित थे और जो तांत्रिक था, उन दोनों ने मिलकर उस जंगल में पूजा की है, अपर्णा की जो बॉडी है उसे निकाला है, और कल सुबह उसमें लगा देंगे, जो भी क्रिया वगैरह करनी है, अंतिम क्रिया करके उसकी बॉडी को भस्म कर देंगे। तो अपर्णा के पास आज की रात थी, जहाँ पर आके उसने ओकनी के सपने में बताया कि फाइनली अब मैं जा रही हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं दिखूंगी। उस नेगेटिव एंटिटी को वहाँ से भगा दिया है, हटा दिया है, कैद कर लिया है, कुछ भी समझ लो। पर इस चीज़ में क्या हुआ, मारा गया कौन? तांत्रिक। कैसे?
वो जो तांत्रिक था जो सिद्ध करने आया था, उसने एक तरीके से ये मान लो कि जब उस एंटिटी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो तांत्रिक उससे पोजेस हो गया था। कई तांत्रिकों बॉडी में आ गई। हाँ, उसकी बॉडी में नहीं समझ सकते पर उसके ऊपर कुछ ना कुछ था, साया था तांत्रिक के ऊपर। जब वो पूजा करते तब हुआ ये। हाँ, जब वो देखता था ना ओकनी सामने की पूजा चल रही है, आहुति वगैरह चल रही है, तो तांत्रिक जो है उसके ऊपर प्रकोप आ गया था, जिस वजह से तांत्रिक मारा गया। लेकिन जो पुरोहित थे उन्होंने क्या करा, उस गांव को बचा लिया है। लेकिन अपर्णा ने कुछ चीज़ें पर्सनली ओकनी को बोली कि अपने ख्यालों पे काबू रखा करो। जब मैं नंगी जाती थी नग्न अवस्था में तो तुम मुझे गलत नज़र से देखते थे, उसको सुधारो। आगे से जब कोई लड़की दिखे तो उसे उस नज़र से मत देखना जिस नज़र से मुझे देखा। इसी ने खुद बताया कि मेरे कपड़े गल गए थे इसलिए मुझे इस दशा में घूमना पड़ता था। अब अपना ध्यान रखना, आज के बाद ना तो मैं तुम्हें दिखूंगी, ना तुम्हें कोई बुरा सपना आएगा, ना कभी कुछ ऐसा होगा। और उस रात के बाद अपर्णा कभी भी ओकनी को नहीं दिखी। अच्छा। लेकिन ओकनी जो है वो रिकॉर्डिंग में बताते कि अक्षय भाई मैं इतना डर गया ना उस गांव से, इतना डर गया कि मेरी बात जो विनय जो है उससे इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई कि उसकी बहन से ही बात बंद हो गई, उनके गाँव भी मैं नहीं गया, और जब विनय उससे भी बात ख़त्म हो गई तो फाइनली इस कनेक्शन ही तोड़ दिया। सारा चैप्टर का एंड हो गया यहाँ पर। ये सारी चीजें हुई कि लड़की मुक्त हो जाए बस। बस गांव मुक्त हो जाए, जंगल मुक्त हो जाए, लड़की जो अपर्णा है वो मुक्त हो जाए, और जो एंटिटी है भाई वो निकल ये तो जाए। जरिया ही बना एक तरीके से। और ये रिसेंट की बात है तो मतलब 2023। उसके बाद फिर इसने बताया कि मैंने कंपनी वगैरह चेंज कर ली है, लेकिन जो विनय है उनसे बातचीत अब बंद हो गई है। और वो जो एक सपने सजाए थे विनय ने कि शादी होगी बहन से, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि ये उस गांव से कोई संपर्क रखना नहीं चाहता। बेसिकली बहुत ज़्यादा घबरा गया था उस टाइम। जेन्युइन रीजन है पर उसका भी भाई, शादी कर लेगा दोबारा जाना पड़ेगा उस गांव में। मैं तो यही कहूँगा कि जो इंसान जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, जैसा हो रहा है बिल्कुल सही है। क्या पता उसको ये चुना ही इसलिए गया कि बस ये इतना काम कर दे। सही बात है भाई। तो मेरे हिसाब से ये वो एक किस्सा था जो मेरे हिसाब से जनता को लगेगा कि अर्बन लेजेंड भी है और विलेज स्टोरी भी है, इसके अंदर कुछ बैक स्टोरी भी निकल के आ रही है। तो मैंने इसको चूज़ किया था खासकर जनता के लिए, और मैंने कहीं बताया भी नहीं। वाह यार, पर ये अच्छी स्टोरी थी, स्कैरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर ये अलग तरीके की स्टोरी आज आपने एक बताई तो मज़ा आया भाई सुन के यार। ऑडियंस को कैसी लगी कमेंट कर दो एक बार। वैसे ऐसा होता नहीं है ना कि हर किस्से में मार काट हो। सही बात है, सही बात है मैं भाई। इसमें तांत्रिक इन्वॉल्व था, लेकिन वो वाली मारकाट नहीं हुई जो अक्सर होती है हर स्टोरी में कि उसके पास जाते हैं फिर वो ऐसे। यार कुछ कहानियों का अंत थोड़ा अच्छा भी होना चाहिए। जहाँ पर इतने साल से जैसे हम हॉन्टेड मूवी देख रहे थे, एक देखते हैं, उसमें वो लड़की थी बेचारी, कब से उसके साथ वो अय्यर नाम का भूत गलत किया करता था। फिर एक इंसान ज़िंदगी में आया, वो बैक टाइम में गया, उसने उस लड़की को उससे मुक्त करा। अगर आपने देखी वो मूवी तो आखिरी में अंत अच्छा भी होना चाहिए। और मुझे लगा कि यार ये जो कहानी है सही में ऐसी है जो जनता के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बताने लायक होगी, सुनने लायक होगी, और काफ़ी टाइम बाद कुछ जनता ने ऐसा देखा होगा। वरना हम हर किस्से में यही देखते हैं कि मौत हो रही है, कट रहा है, पिट रहा है, और अगला किस्सा भी अपना कुछ ऐसा ही है। सही बात है। जिसमें अब जनता पता क्या होता है, जैसे मैं रियल हिट पे आ रहा हूँ, मेरा काम है 3 तरीके की स्टोरी अलग, कोई एक जल की, कोई गाँव की, कोई पहाड़ की, ताकि रियल हिट की जो जनता है, हमारी जितनी भी जनता है जो देख रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि हाँ अक्षय वशिष्ठ आया है और भाइयों ने बुलाया तो वर्थ है। सही बात है भाई, सही बात। स्टोरी है उसमें मारकाट हो रही है, उस पे तो भाई वो थोड़ी सी रेगुलर स्टोरीज में से एक है। भाई वो है कत्लेआम। अच्छा, हाँ, उसमें मैं सस्पेंस नहीं खोलूंगा। सुना दो भाई, अब खून खराबे वाली हो जाए। दूसरी स्टोरी भी कुछ अपनी स्टार्ट करते हैं, ऐसी है। ये स्टोरी हमें एक लड़की ने भेजी है, और इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका खुलना बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी, क्योंकि इसमें कुछ और भी लोग हैं जो जान पहचान के इन्वॉल्व हैं। और जब ये स्टोरी आई थी तो आई बहुत दूर से थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसमें अपने भी लोग, मतलब हमारे जो जान पहचान के, हमारे पर्सनली अच्छा। वो भी कनेक्टेड है, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हो गए। तो ये स्टोरी हमें एक लड़की ने भेजी है, उसका नाम हम कविता रख लेते हैं। कविता ने स्टोरी हमारे पास भेजी और बताया कि ये 2016 में पूरा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं, और इन्होंने बताया कि एक लड़के के साथ ये रिलेशन में थी। उस लड़के का नाम हम विनीत रख लेते हैं। इन्होंने बताया कि विनीत के साथ में रिलेशन में थी, और ये जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे वो कॉलेज शुरू से ही हॉन्टेड है। ठीक है, ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में पहले के टाइम पर बहुत बुरी तरीके से एक आग लगी थी,
जिसमें 100 से ज़्यादा लोग जल के मरे थे इस कॉलेज में, ठीक है। बाद में ये कॉलेज फिर दोबारा रेनोवेट हुआ, इसमें बच्चे आने लगे, पर बच्चों को शुरू से ही कॉलेज में कुछ ना कुछ फील हुआ करता था। जो बंदा अकेला वॉशरूम गया वो या तो भागता हुआ आता था, डरा हुआ आता था, खासकर ऐसे टाइम पर जब वहाँ पर बहुत सुनसान तरीके से चीज़ें रहती थी कॉलेज में। ये हादसा शुरू होता है कॉलेज से कि लड़के वहाँ मस्ती वगैरह कर रहे हैं, तो विनीत है, कविता है, उनका ग्रुप है, ये लोग भी मस्ती किया करते थे। लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि यार यहाँ पर इवनिंग में रुकना बहुत कातिलाना वाली चीज़ हो सकती है। तो जो विनीत था वो रहता था अपने दोस्तों के साथ, जैसे रूम शेयरिंग में होते हैं, तो विनीत अपने दोस्तों के साथ रहता था। और इन्होंने क्या करा, जिस घर में ये रह रहे थे, नया नया वो लिया था बेसिकली, 2016 में नया नया घर लिया था, 3 BHK था वो, और नोएडा में लिया था 3 BHK। उस घर के अंदर भी ना कुछ इन्हें महसूस होता था कि कुछ ना कुछ है। जैसे ऐसा लगता था यार कि कॉलेज में मस्ती करते करते हम अपने साथ तो कुछ नहीं लेके आ गए। तो नोएडा का जो ये अपार्टमेंट था जो 3 BHK इन्होंने लिया था, एक दिन क्या हुआ, ऐसे जैसे मस्ती करते हैं, 3 दोस्त थे, आपस में मस्ती करते कि यार VG बोर्ड निकाल, आज तो आईजा बोर्ड खेलेंगे और किसी एंटिटी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पर इन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी अपने फ्लैट में, और 5 लोग थे ये, 3 तो वो इंक्लूडिंग विनीत, जो 3 लड़के थे फ्लैट में जो रहा करते थे, 2 बाहर से आ रखे थे, 5। तो जब इन्होंने आईजा बोर्ड खोला और पूछना शुरू करा कि यहाँ पर कोई एंटिटी है, यहाँ पर कोई एंटिटी है, और ये पूछने का रीज़न ये था क्योंकि इनके फ्लैट में ना अक्सर ऐसा हुआ करता था, कहीं से कोई सामान अपने आप गिर जाता था। तो शुरू में इन्हें लगा यार चूहे होंगे, बिल्ली होगी, कोई चीज़ होगी, पर हमेशा ऐसा लगता था कि इनके घर में कोई परछाई भाग रही है। इन्हें लगा यार कुछ है। तो इन्होंने एक दिन आयुजा बोर्ड ओपन करा, दोस्तों ने मस्ती मजाक करी, तो उस दिन जो वहाँ पर आयुजा बोर्ड था उसने रिएक्ट किया। अच्छा। वहाँ पर इन्होंने पूछा कि हमारे साथ यहाँ पर कोई एक ऐसी एंटिटी है या फिर कोई ऐसा शख्स है, कोई औरत है, कोई आदमी है जो हमें दिख नहीं रहा पर है हमारे साथ, तो हमें यस या नो में बता दे। नहीं होगा तो वैसे भी नहीं, नो तो खैर बोलने वाली बात है, नहीं होगा तो वो जो कप था वो नहीं लेगा। एक वोडका का एक शॉट लेने वाला जो होता है वो उन्होंने रखा हुआ था। पहले तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर में वो एकदम से मूव होके आता है यस पे, तो एकदम से इन्हें झटका लगता है, पांचों के पांचों एकदम से देख रहे कि ये हुआ क्या भाई। एक दूसरे को बोल रहे क्या है, कैसे हवा से हुआ, तूने फूंक मारी, ऐसा करा वैसा करा। तो इन्होंने बोला शांत हो जाओ, हम एक बार दोबारा पूछते हैं। इन्होंने पूछा कि इस कमरे में अभी कितने लोग हैं, अगर आप यहाँ पर हो तो हमें बता दो। वो शॉट वाला जो कप था वो हिल के चला जाता है सीधा 6 पे। अब ये हुए हैरान। 6 स्पिरिट्स हैं? नहीं, 6 लोग हैं, 5 लोग 1 स्पिरिट। अच्छा। कि एकदम से ये 6 कहाँ से हो गए, एक दूसरे को मतलब देखना शुरू कर रहे, देख रहे इधर उधर। इन्होंने क्या करा, उस रात ना बहुत बुरी तरीके से डर गए और ओनर को फ़ोन करा कि अंकल हमसे पहले यहाँ पर कोई रहता था। उस ओनर ने साफ बता दिया कि भाई तुमसे पहले जो इंसान रहता था उसने यहाँ पर सुसाइड करी थी। अच्छा। सस्पेंस शुरू में ही खुल गया, लेकिन ये स्टोरी देखना कहाँ तक जाएगी। अभी जो विनीत था ना, अब उसे बहुत डर लगने लगा और इनके फ्लैट में अजीब अजीब से हादसे होने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक किसी एंटिटी को ये पता था कि इनको नहीं पता मैं हूँ, पर अब तो पता चल गया, अब तो खुले में घूमो। तो उस फ्लैट में क्या होता था, जब सारे लड़के चले जाते थे और कॉलेज से विनीत वापस आता था, विनीत कभी अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेता था या फिर कुछ ऐसा होता, तो दोनों को महसूस होता कि यार यहाँ पर कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है। बाकी लड़कों की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो कॉलेज चले जाते थे, ये अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेता था कविता को, और कविता के साथ वहाँ रहा करता था। कभी सैटरडे संडे बुला लेता था जब बाकी लड़के अपने घर चले जाते थे। उस फ्लैट में अजीब अजीब से हादसे क्या होते, जैसे सबसे पहले तो इन्होंने 3 कुत्ते पाले हुए थे। जो विनीत है उसके पास 3 कुत्ते थे। एक कुत्ता जो था सबसे छोटे वाला, एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, ब्लड वॉमिटिंग हुई और ये डॉक्टर तक भी नहीं ले जा पाए, उसी दिन वो कुत्ता वहाँ पर ख़त्म हो गया, जो सबसे छोटा पिल्ला था वहाँ पर। भाई ये परेशान हो गए और दिमाग में ये चल रहा है कि भाई हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। सैटरडे संडे जब आया तो सारे लड़के गए हुए थे, उस दिन ये पहला हादसा हुआ। ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में ना कविता ने एक ऐसी चीज़ बताई जिसको सुनने के बाद मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। कविता ने बताया कि अक्षय, इन दिनों ना विनीत का जो व्यवहार था वो बहुत अजीब हो गया था। मतलब जब ये कभी इंटीमेट हुआ करते थे ना,
तो विनीत बहुत ऐसे जैसे बाइट करता था कविता को, जैसे मांस फाड़ लेगा उसका। अच्छा। हाँ, और जो कविता थी वो बार बार ये बोलती थी, विनीत क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो, क्या कर रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। और उस टाइम पर जो विनीत था वो एक ही चीज़, जैसे एक कोई एग्रेसिव एंटिटी विनीत के अंदर आ रखी है, उस टाइम पर ये वाली सीन होता था। तो जब एक होता है ना कि आप उस मूवमेंट पे सेटिस्फाइड हो गए, तो उस टाइम पर विनीत जब बैठता था तो एकदम से बोलता था उसको, कविता को, कि कविता जो भी अभी हुआ वो मैंने नहीं करा, वो मैं नहीं था। इंटीमेट होने के बाद? हाँ, इंटीमेट होने के बाद, कि जो भी अभी हुआ है वो मैंने नहीं करा, मैं नहीं था, वो कोई और था, मेरे अंदर कोई चीज़ आ रखी थी। कविता को लगा भाई एक्सक्यूज़ दे रहा है, एक बार ऐसा हो, 2 बार ऐसा हो, 3 बार ऐसा हो। उसके बाद उस फ्लैट में हरकतें होनी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। जैसे इस हफ्ते तो इन्होंने कैसे ना कैसे वो टाइम निकाल लिया। अगले दिन फिर ये कॉलेज गए, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इन दिनों क्या हुआ, जो विनीत नाम का लड़का था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। और विनीत जब भी कविता से बात करता कॉल पे यही बताता कि यार रात को ना ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरी छाती पे कोई आके बैठ गया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पक्का कोई यहाँ पर है पर पता नहीं चल रहा क्या है। अब जो दूसरे लड़के थे, 2 लड़के और रहते थे, वो हमेशा चिल मोड में रहते थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि यार कोई ना कोई तो दिक्कत यहाँ पर है। होता क्या था उन लड़कों के साथ भी, जैसे विनीत है तो कोई दूसरा लड़का है, दूसरे लड़के को हमेशा अपने रूम की बालकनी से आवाज़ आती रहती थी। अच्छा, कंटिन्यूअस ऐसे जैसे पता नहीं कोई नॉक कर रहा है, रात को कोई नॉक कर रहा है, कोई 2 बजे नॉक कर रहा है, कोई 3 बजे नॉक कर रहा है। इस बंदे को कैसे, पहले इसे लगा कोई चिड़िया होगी जो चोंच मार रही होगी, लॉजिक लगाने की कोशिश की। वो लड़का निकला, उसने बालकनी खोली और बालकनी खोल के देखा साला कोई भी नहीं है वहाँ पर, ना तो कोई चिड़िया, ना कोई चोंच मारने वाला, ना कोई कुछ। पता चल गया यार यहाँ पे दिक्कत है। इन तीनों ने आपस में बात करी कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है। तो तीसरे लड़के के साथ ना बहुत कम होता था। कई बंदे होते जिनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मे भी शायद उसका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, उसके साथ ये हरकतें नहीं हुआ करती थी और वो इनसे मज़े लेता था इस चीज़ के। एक दिन क्या हुआ, जब विनीत कविता के साथ वीडियो कॉल पे था तो वो तीसरा लड़का, उसका नाम हम मानव रख देते हैं, मानव आया। उसने क्या करा, जो विनीत का कमरा उसे बाहर से बंद कर दिया और लाइट वहाँ पर बंद कर दी, बाहर से बंद कर दी। अंदर भी स्विच थे, बाहर भी स्विच थे। बाहर से जब लाइट बंद करी ना तो मानव ने अंदर, वो विनीत ने अंदर से ऑन कर ली और वीडियो कॉल पे कविता भी थी। तो क्या हुआ, कविता ने एकदम से देखा कि विनीत के पीछे से एक परछाई निकल के गई है और विनीत ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि कमरे में एकदम से हो क्या रहा है। और मानव लाइट बंद करके अपने चला गया। इधर से इसने ऑन कर ली, अब लाइट हो रही है फ्लक्चुएट, वो कविता कॉल पे, वीडियो कॉल पे, और ये रोने लग रहा है। विनीत की, मानव गेट खोल दे, यहाँ पर कोई है, गेट खोल दे। और ये आवाज़ सुनी दूसरे वाले दोस्त ने जिसके नॉक हुआ करता था, वो आया, उसने पूछा क्या हुआ। यहाँ से ये बोलने लग रहा है विनीत, अबे ये गेट खोल दे भाई, अंदर कोई है, बार बार यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, गेट खोल दे, गेट खोल दे। दोनों लगे पड़े हैं, गेट नहीं खुल रहा और लाइट फ्लक्चुएट हुए जा रही है। और ये चीज़ कविता देख रही है वीडियो कॉल पे। अब भाई बहुत बुरा हाल हो गया। गेट थोड़ी देर बाद खुला, ये विनीत एकदम से भागा, बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया। इतने में ये आपस में बात कर रहे थे। जो सीढ़ियाँ छत की तरफ जाती थी ना, वहाँ से कोई एकदम से भागता हुआ निकला ऊपर। अच्छा, ये भाई थोड़ी सी हिम्मत इन्होंने जुटाई कि शायद मानव गया होगा, एक बार चल के देखते ऊपर है कौन। ये ऊपर गए, ऊपर कोई भी नहीं, वहाँ पर ऊपर कोई भी नहीं था। अब इनकी और हालत ख़राब हो गई। ये दोनों आपस में बात करेगी, भाई एक काम करते हैं हम साथ में सो जाते हैं। और कविता को ये सारी चीज़ें पता ही थी क्योंकि वो वीडियो कॉल पे देख चुकी थी। उस दिन ये दोनों एक साथ सो गए। अब हुआ क्या, अगले हफ्ते जैसे सैटरडे संडे था तो इनके पास 3 कुत्ते थे, 2 रह गए थे, एक तो बेचारा नहीं रहा था इस दुनिया में। तो इसको भी, जो विनीत था उसे भी घर जाना था, दूसरे जो लड़के थे उन्हें भी घर जाना था। तो उस टाइम पे विनीत ने कविता को बोला कि यार तू सैटरडे संडे यहाँ पे रुक जा, कुत्तों की देखभाल कर ले, मंडे में आ जाऊँगा। कविता ने हाँ बोल दिया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह आ गई सैटरडे मॉर्निंग, विनीत और उसके दोस्त जो है फ्लैट को खाली करके चले गए, मतलब जो अपने अपने घर जाने थे। अब ये देख रही है कि है कोई भी नहीं, पर मुझे हर तरफ से महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। और लड़कियों का 6 सेंस आपको पता है, डॉग्स भी रिएक्ट करते थे। डॉग्स रिएक्ट करते थे, बहुत सही याद दिलाया। लेकिन वो कब उन्होंने रिएक्ट करना ज़्यादा करा तब मैं बताऊंगा उस चीज़ को। इन सब चीज़ों में क्या होता था ना, ये जो 2 डॉग्स थे ये पूरी रात रोते रहते थे, भौंकते रहते थे। तो विनीत क्या करता था, उठ के इन्हें खाना देता था और वो खाना खाते भी नहीं थे। लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान ना जाके इंसान को अपनी जान की ज़्यादा पड़ती है।
तो जिस दिन ये लोग कविता को वहाँ पर छोड़ के गए, कविता जैसे आराम से दोपहर के टाइम पर दोपहर पे आराम से लेटी हुई है, उड़ के एक अखबार आया और जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना, मुंह को पूरा कवर कर लिया इस तरीके से, ये कविता के साथ हुआ कि कहीं से अखबार आया और उड़ के मुंह को ऐसे कवर कर लिया। तो इसने पहले तो खूब हाथ पैर चलाए, फिर उस अखबार को हटाया। इसने देखा गेट के पास कोई चीज़ खड़ी है और वहाँ से एकदम से वो भागी। इसकी हुई हालत ख़राब, इसने कमरा करा लॉक, और जब कमरा लॉक करके ये लेटी ना, तब इसे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से या तो पानी टपकने की आवाज़ आ रही है। इसने गेट खोला, वॉशरूम की तरफ गई, देखा वहाँ पर कोई पानी नहीं टपक रहा, किचन की तरफ गई, वहाँ पानी नहीं टपक रहा। फिर आके इसने सोने की कोशिश करी, ऐसा लग रहा है ऐसे मूंगफली के छिलके होते हैं ना, मूंगफली के, कोई ऐसे कर्र करके खोलता है फेंकता है, कर्र करके खोलता फेंकता है, वो आवाज़ आ रही है। ये परेशान हो गई, इसने सोचा कि यार मैं थोड़ी इसी के रूम में ही आ रही थी। इसके वो जो 3 BHK है ना भाई, काफ़ी बड़ा होगा। तो इसने सोचा यार मैं नींद तो मेरे को आ नहीं रही, डर और लग रहा है, काम करती कुत्तों को घुमाने ले चलती हूँ बाहर। एक कुत्ता इसने देखा सोया हुआ है, एक कुत्ता देख रहा था इसकी तरफ, इसने सोचा उसे सोते को छोड़ो, इसे ले चलती हूँ। भाई ये उस कुत्ते को जो जगा हुआ था उसे घुमाने ले गई। जब ये अपनी सोसाइटी के बाहर थी ना, इसकी नज़र पड़ी अचानक से जैसे कोई एक बबल सा बना, और वो चीज़ कुत्ते ने भी देखी। वहाँ पर पार्क के बीच में एक बबल सा बना और वो बबल इस तरीके से यूं होता होता कहीं चला गया। अब कुत्ते ने ये चीज़ देख ली, और कुत्ता होता ना अपनी घर की तरफ भाग रहा है छुड़ा के कि चलना है, उस तरफ चलना है, और ये यूँ कह रही है कि ये क्या देख लिया, मतलब बार बार उसी तरफ नज़र है। तो इसको तब समझ में आ गया कि कुत्ते को एक्चुअली पता चल गया कि इन्होंने कुछ देख लिया है। ये वापस आई, भाई वापस आके देखा जो कुत्ता वहाँ पर सोया हुआ था वो ख़त्म, और मर गया। वो सोता ही रह गया। इसका दिमाग हो गया ख़राब कि अब मैं विनीत को क्या जवाब दूंगी, इसी जिम्मेवारी पे तो छोड़ के गया था। लेकिन जब विनीत आया ना, तब विनीत को ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी ये एक चीज़ कविता के साथ हुई, विनीत के साथ हो ही रही थी, अब सारे फ्लैटमेट इसका शिकार बन गए। होता क्या था, जो मानव था, जो मस्ती करता था, विनीत था, और जो जैसे कविता अपने घर चली गई, तीसरा लड़का है भाई, ये तीनों सोते अपने कमरे में, और तीनों को ही नहीं पता इस बारे में कि इनके साथ हो क्या रहा है। रोज़ रात को एक बुज़ुर्ग औरत इनको दिखती स्लीप पैरालिसिस में, और आके इनकी छाती पे बैठ जाती, तीनों की। ये तीनों आपस में डिस्कस नहीं कर रहे। एक दिन ये बैठे, जैसे विनीत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो विनीत आपस में सबसे डिस्कस कर रहा है कि भाई मेरे साथ ना बहुत गलत हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है फ्लैट हमें खाली करना पड़ेगा। तो भाई इन्होंने पूछा दोस्तों ने कि क्या हो रहा है, तो इसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक औरत मेरी चेस्ट पे आके बैठ जाती है और बुजुर्ग औरत है। भाई तीनों के तोते उड़ गए। जो बाकी 2 थे मानव, उन्होंने बोला भाई सेम हमारे साथ हो रहा है। या ऐसा लगता है जैसे एक औरत बालकनी से आई और सीधा चेस्ट पे चढ़ गई कोई बुजुर्ग, और बस घूरने लग रही है और इस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि अब ले जाएगी, अब ले जाएगी। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भगवानों को याद करते हैं, तो वहाँ से गायब हो जाती है। ठीक है भाई, ये चीज़ आया सामने। अब इतने में क्या हुआ, जो कविता है और जो विनीत है, इनके बीच में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो इनका रिलेशन गया टूट। 2016 में ये चीज़ शुरू हुई थी, कोविड के टाइम पे। जो विनीत है उसका जन्मदिन आने वाला था, तो जैसा होता है पास्ट रिलेशन है, दिमाग से चीज़ें नहीं निकलती, कुछ अच्छे मेमोरीज, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इनकी जैसे जो विनीत था ना, वो हमेशा कविता को मैसेज किया करता था कि कविता मुझसे बात कर लिया कर, रात को मुझे बहुत डर लगता है। तो उस टाइम पर कविता एज अ फ्रेंड बात कर लिया करती थी। जन्मदिन आने वाला था, और जन्मदिन मेरे हिसाब से फरवरी में था या मार्च में था शायद। जनवरी से विनीत से इसकी बात नहीं हुई थी, और जनवरी से विनीत का लास्ट सीन था व्हाट्सएप पे। ठीक है, जन्मदिन आने वाला था, तो ये अपने जहाँ पर इसने एज अ ऑफिस ज्वाइन किया था, वहाँ पर ये किसी लड़की से बात करी, यार देखिए इसका ना व्हाट्सएप सीन 2 महीने पहले का आ रहा है, मरवरा तो नहीं क्या। जन्मदिन वाले दिन इसने विनीत को कॉल करा, विनीत का फ़ोन ऑफ था, विनीत का फ़ोन ऑन था, रिंग जा रही थी। 1 रिंग गई, 2 रिंग गई, तीसरी रिंग पे फ़ोन पिक हुआ। फ़ोन पिक किया विनीत के पापा ने, और जब इसने पूछना शुरू करा तो इसके पापा ने पूछा आप कौन, तो इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कविता हूँ। तो इसके पापा को पता था कविता इसकी गर्लफ्रेंड है। इसके पापा ने बोला बेटा मैं बाद में बात करता हूँ, अभी कुछ काम कर रहा हूँ। तो उनकी एक्चुअली हिम्मत ही नहीं हुई, उन्होंने मैसेज करा कि विनीत अब हमारे बीच में नहीं रहा, और विनीत स्वर्ग की ओर जा चुका है।
ही इज़ नो मोर विद अस। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इसको लगा झटका। इसने फ़ोन करा जो विनीत का कज़न था उसे, कि विनीत के साथ हुआ क्या है। उस कज़न ने बोला कि दीदी आपको पता है विनीत भैया ना आपको हर साल हर जन्मदिन पे याद किया करते थे, वो आपको इतना प्यार करते थे, आपको इतना मिस करते थे ना, आप लोगों की जो भी लड़ाई झगड़े हुए वो नहीं पता, पर सही में वो आपको बहुत प्यार करते थे। और विनीत को हार्ट अटैक आया, अच्छा। ऐसा बताया परिवार ने, पर उस कज़न को पता था सच। एक दिन विनीत के पेरेंट्स सत्संग अटेंड करने गए थे, विनीत ने कर ली सुसाइड। क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को बहुत बार बोला था कि मुझे कोई चीज़ दिख रही है, मुझे कोई चीज़ दिखती है, मुझे कोई चीज़ दिखती है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी भी विनीत पर यकीन नहीं करा। वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो एक्चुअली में उसे लेकर चली गई। और जो बाकी के फ्रेंड्स हैं, बाकी के टाइम से वहाँ से चले गए थे फ्लैट को खाली करके, सिर्फ विनीत ही उस 3 BHK में अकेला रहा। मानव भी चला गया था सब चले गए थे डर के मारे, लेकिन विनीत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो जो मानव था वो बहुत दूर का था, सब बहुत दूर के थे। लेकिन जो इसकी फैमिली थी ना विनीत की, वो नॉन बिलीवर फैमिली थी। इस चक्कर में ही जब विनीत सोचो उस फ्लैट से अपने घर आया ना, जब लोग सत्संग अटेंड करने गए, तब इस लड़के ने खुद को फंदे से टांग लिया। तो मतलब एक तरीके से पूरा ही काबू कर लिया उसने उसको। वो यार मैं ये नहीं बोलूँगा वो पोजेस था क्या था, बस मुझे इतना पता है कि वो बंदा बहुत टॉर्चर्ड हुआ है, बहुत टॉर्चर हुआ है कि यार उसके घर वालों ने माना नहीं, बिलीव नहीं किया। एग्जैक्टली कि इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि फाइनली जब उसको पता चला कविता को कि गया, तब से क्या हुआ, इसके साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब कविता को बुरे सपने आने शुरू हो गए, लेकिन फिर भी इसने खुद को संभाला, क्योंकि इसको भी सुसाइडल थॉट्स आते थे, क्योंकि चीज़ों के साथ ये भी बहुत गुजरी थी। जब मेरी इससे कॉल पे बात हुई ना, इसने मुझे बताया कि अक्षय मैं जब जब उस घर में रही हूँ, उस फ्लैट में, और जब जब विनीत नहीं होता था ना, कोई एंटिटी मेरा रेप किया करती थी। उसने लिटरली ये चीज़ मेंशन की है कि मेरे साथ इतना फिज़िकल चीज़ हुई है कि मैं कभी नहीं बता सकती किसी को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। हालांकि इस इंसिडेंट में सारे नाम हमने अलग कर दिए, लेकिन उसने ये चीज़ इसीलिए बताई कि जनता तक ये चीज़ पहुँचे कि अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ आपको कभी भी 1% लग रहा है कोई दिक्कत है, उसे खाली करके चले जाओ। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बिलीव ना करें, लेकिन आप वहाँ से निकल जाओगे तो 50% चीज़ें आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। और फिर इस चीज़ का पूरा जो रियल इंसिडेंट है, इसका अंत यही हुआ कि वो आज भी खुद को कविता संभाल ही रही है। पर ये जो बूढ़ी औरत थी ये वहाँ पे आई कैसे? क्योंकि वहाँ पे तो एक आदमी ने सुसाइड कर रखा था। भाई उसकी हिस्ट्री थी, बेसिकली था क्या, ये जो बुज़ुर्ग औरत थी ना, मैं बताना भूल गया जनता को, पीयूष भाई ने बहुत सही करा पूछ के। ये जो बुज़ुर्ग औरत थी ये रहती थी ऊपर वाले फ्लोर पे, और इनके यहाँ पर एक दिन कोई चोरी चकारी डकैत होता है ना, वो चोर चार होते हैं, वो उस घर को लूटने घुसे थे। उन्हें ये मुखबरी मिली थी कि इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन वो बुजुर्ग औरत थी, तो उन चोरों ने उस बुजुर्ग औरत को मार दिया लूटपाट के चक्कर में। तो तब से वो भटक रही तो है। बुजुर्ग औरत को एक तरीके से यही लगता होगा भाई यही चोर हैं जो 3-4 थे जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने मुझे लूटा। तो इस चक्कर में बाकी जो मानव और दूसरा लड़का था वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन जो विनीत था इस चीज़ का शिकार हो गया। और बहुत कम उम्र थी उसकी जब उसने खुद को ख़त्म करा, मुश्किल से 22-23 साल। और इतने टाइम इन्होंने किसी को दिखाया नहीं, जैसे पंडित को बुला लेते हैं घर पे या कुछ रिचुअल करा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करा इन्होंने। भाई नॉन बिलीवर फैमिली है। लड़कों ने खुद भी नहीं करा, अगर उसके मॉम डैड नहीं मान रहे हैं, सुन रहे, खुद भी। कविता ने करवाया अपने ऊपर पूजा वगैरह करवाई है उसने। कविता ने इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए पूजा वूजा करवाई है, लेकिन मैं सही में उस लड़की को सल्यूट देता हूँ जिसने कॉल पर इतनी सारी चीज़ें बता दी, और ये चीज़ें भी हाइड नहीं करी कि मेरे साथ इतना फिजिकल अब्यूज़ वो एंटिटी किया करती थी। एक तरफ लड़की को अगर मेल एंटिटी परेशान करे तो मतलब जो लड़के हैं उनको फीमेल एंटिटी परेशान कर रही है। अब वो ठीक है बिल्कुल, अब उसको कुछ दिखता है, अब आते हैं सपने बेकार कभी तो। अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन जब कुछ ऐसे किस्से याद आते हैं ना तो अधूरी रिकॉर्डिंग्स में आते हैं। जैसे एक किस्सा उसने बताया था कि अक्षय जब मानव और वो दूसरा लड़का नहीं थे ना वहाँ पे, तो मैं और विनीत बैठे हुए थे, कविता और विनीत बैठे थे एक कमरे में। तो इन्होंने बताया कि विनीत का चेहरा मेरी तरफ था और मेरा चेहरा गेट की तरफ था जहाँ से सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ, कोई चीज़ गिरी वहाँ पर। गिरने के बाद जैसे विनीत एकदम से पीछे मुड़ के बोला तुझे आवाज़ सुनाई दी। कविता ने बोला मैंने एक्चुअली वहाँ पर देखा कि विनीत के पीछे से कोई सामान गिरा के सीढ़ियों से ऊपर भागा।
तो कविता ने अपनी खुली आंखों से ये सारी चीज़ें उस फ्लैट में होते देखा है। और ये फिजिकल होने वाली चीज़ भी विनीत को उसने बताई नहीं थी, बहुत कभी। बार बताई थी। हाँ बताइए। अविनीत खुद की जिसके साथ खुद ही हो रहा है वो दूसरे को क्या बोलेगा भाई वो भी छोड़ ही देता है यार फ्लैट बेचारा। भाई। पता है और जैसे आपने सही कहा, फैमिली नहीं मान रही, एटलीस्ट आप मान रहे हो, आप फेस कर रहे हो, तो भाई आपको एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत दुख वाली चीज़ है, लेकिन भगवान न करे कभी किसी के साथ हो। और जब ये चीज़ पता चली कि घर वाले नहीं चाहते थे, बहुत बड़ा मुद्दा बने, क्योंकि जो इंसान हमारी सोसाइटी में सुसाइड करता है उसे कायर बोला जाता है, तो उसके घर वालों ने इसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया। भाई कई बार वो अपने ऊपर भी नहीं ब्लेम लेना चाहते होंगे, या तो ये होगा कि भाई बेटा परेशान था, बताया तो होगा, 100 सवाल होते इससे अच्छा। पर अगर वो ऊर्जा बोर्ड नहीं भी करते फिर भी चल रहा था ना उनके साथ तो कुछ ना कुछ। मैं इस इंसिडेंट को एक्चुअली मैं अपने चैनल पे कवर करने वाला था, तो मैं भी यही थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं इसे आयुजा बोर्ड का नाम दूं या मैं इसे हॉन्टेड फ्लैट का नाम दूं, क्योंकि इन्होंने आयुजा बोर्ड से उस चीज़ को एक्टिव करा बुलाया या फिर उस फ्लैट में पहले से चीज़ थी। तो मुझे नहीं लगा कि कविता से मुझे कॉल पे इतनी सारी चीज़ें पूछनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में आप किसी के पास्ट को ट्रिगर कर रहे हो अगर आप उससे बार बार पूछ रहे हो कि कहाँ से क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी कविता ने सब कुछ रिकॉर्डिंग में 25-30 मिनट की रिकॉर्डिंग थी जिसमें सब कुछ उसने बता रखा था, और नीचे लिखा था अगर कोई भी आपको अक्षय कॉल मतलब कोई चीज़ समझना है तो पूछ लेना। मैंने उसे कॉल करा, कंफर्मेशन लिया, नाम बदले, जगह तो खैर है ठीक, लेकिन नाम बदल दिए, कुछ चीज़ें बदल दी ताकि जिसके फैमिली को लॉस हुआ है उस तक ये चीज़ ना पहुँचे, क्योंकि अक्सर इंडिया में ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट कहीं ना कुछ परेशान होकर सुसाइड कर रहा है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। क्रेजी स्टोरी भाई यार ये तो यार। भाई अगली कहानी पे चलते हैं, कहाँ की स्टोरी है? अगले इंसिडेंट पे आते हैं, और ये इंसिडेंट अभी 2025 में ही हुआ है, नवंबर-दिसंबर में। बताने वाले जो है उनका नाम दानिश है, रख लेते हैं, वैसे तो मुस्लिम फैमिली से है तो अलग ही नाम है, अब दिक्कत ना हो तो नाम बदलना थोड़ा सा वाजिब है, तो दानिश राम रख लेते हैं। और दानिश जो है गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। परिवार में 5 लोग हैं, मम्मी पापा, एक बड़ी बहन, एक बड़ा भाई, और दानिश जो सबसे छोटे हैं। तो इनका प्लान काफ़ी टाइम से घूमने का बन रहा होता है, पर ये कभी भी घूमने जा नहीं पाते, क्योंकि कभी पापा बिज़ी हैं, कभी भाई बिज़ी है किसी न किसी चीज़ में। तो ये अपने बड़े जो इनसे बड़े भाई हैं उनसे 6 साल छोटे हैं और बहुत प्यार करते हैं इनके बड़े भाई इनसे, हंसी मजाक होता है, सब कुछ होता है। तो इनका प्लान बनता है कि भाई हम जाएंगे मसूरी घूमने जाएंगे, वहाँ पर 3-4 दिन रुक के आएंगे, अच्छी जगह थोड़ा स्टे करके आएंगे। नवंबर-दिसंबर का टाइम है, बहुत मस्त नेचर एनवायरनमेंट, ठंड सब कुछ पड़ रही होगी। यहाँ से ये लोग निकलते हैं गाज़ियाबाद से, सुबह निकले, और इनका ये था कि हम शाम तक 5-6 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। जब ये यहाँ से निकले तो होता है रास्ते में आप कुछ खाते हो, उठते हो, बैठते हो, तो ये लोग पहले देहरादून रुके, वहाँ पर इन्होंने कुछ खाया वगैरह, उसके बाद रात को इन्होंने देहरादून ही स्टे कर लिया। उस टाइम पर जब देहरादून ये रुके तो वहाँ पर सब सही था। फिर अगले दिन ये निकलते हैं मसूरी के लिए। जब ये निकल रहे थे तो जैसे होता है कि यार सुबह ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं करा, भागा दौड़ी में निकले हैं, तो कहीं पर ये ढाबे पे रुकते हैं, वहाँ पर इन्होंने कुछ खाया, और खाने के बाद जैसे एक तलब सी होती है ना कि आइसक्रीम खानी है, मीठा खाना है, तो खाना खाने के बाद इन सब ने आइसक्रीम वगैरह खाई, और फिर इनके पापा जो है दानिश से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। रास्ते में एक अजीब सी चीज़ होती है, ये वाक़या काफ़ी अजीब था सुनने में। अचानक से गाड़ी चलाते चलाते इनकी गाड़ी के नीचे एक बिल्ली आ गई, और जैसे बिल्ली के ऊपर से इन्होंने गाड़ी निकली तो आवाज़ भी आई गाड़ी में, धम करके जैसे कोई चीज़ लगी, और कुचलने की, चीरने की आवाज़ जो होती है वो भी आई। तो ये गाड़ी से उतरते हैं, इन्होंने देखा ना तो वहाँ पर कोई बिल्ली, ना बिल्ली का खून, ना वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो लगे कि यार ऐसी कोई चीज़ गाड़ी के नीचे आई थी। खैर थोड़ी देर तो दिमाग में आती है चीज़ें, फिर एकदम से नॉर्मल हो गया सब कुछ, और ये लोग जो है मसूरी पहुँचते हैं। मसूरी पहुँचे, मॉल रोड पे घूमे, वहाँ पर मॉल रोड घूमने के बाद इन्होंने आसपास कोई एक होटल बुक किया। जिस होटल को बुक किया था वहाँ पर इन्हें 3rd फ्लोर पे जो है वहाँ पर एक रूम मिलता है। इन्होंने 2 रूम लिए, जहाँ पर एक रूम में इनके मम्मी पापा और इनकी बड़ी बहन सो रही थी, एक रूम में ये दानिश और उनके बड़े भाई थे। तो पहला वाक़या क्या हुआ, जब ये मसूरी के उस होटल में 3rd फ्लोर पे उस रूम में सोने लग रहे थे, तो रात के अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 के बीच, जब सारा स्टाफ नहीं था अवेलेबल और लगातार उधर बहुत सारे ऐसे रूम थे जो खाली थे, उन्हें पता चल रहा था कि लॉक्ड है, दानिश का जो कमरा है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ सो रहा था, रात को 2:30 से 3 के बीच में किसी ने कमरे को नॉक करना स्टार्ट किया। दानिश उठते हैं, उन्हें लगा शायद रिसेप्शन से कोई आया होगा, हो सकता है कोई क्वेरी हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो, कोई फॉर्मेलिटी रह गई हो। ये उठे, इन्होंने गेट खोला, देखा सामने कोई भी नहीं है, वापस आ गई, ये जो है बेड पे लेट गई
और अपने भाई को देखने लगे। तो क्योंकि इन्होंने ट्रैवल बहुत किया था, बहुत थके हुए थे, पहाड़ी रास्ता होता है, सर चकरा जाता है देहरादून से मसूरी का, तो उस टाइम पर इन्हें लगा कि काफ़ी थकावट हो रही है, मैं भी सो जाता हूँ। लेकिन दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, जैसे होता है ना कि पहले बिल्ली कुचली गई, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए, ये होटल में ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर भी इनके दिमाग में था यार मैं मम्मी पापा को तो सुबह बताऊंगा कि रात को मेरा कोई गेट नॉक कर रहा था। सुबह हुई और जैसे ये लोग थोड़ा घूमने के लिए निकलने के लिए तैयार होते हैं, तो जैसे एक दूसरे के कमरे में आना जाना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे दानिश ने अपने पापा को बताया कि पापा रात को ऐसे ऐसे कोई गेट नॉक कर रहा था। इन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कुछ होगा। इनके पापा ने बोला कि हमारा भी कोई गेट नॉक कर रहा था। मतलब दोनों ही जगह के गेट नॉक हो रहे थे। तो अब इनके पापा को बहुत बुरा लगा कि हमारी लड़की हमारे साथ थी, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि, और आपको पता है कि मुस्लिम कट्टर होते हैं, एक बार अगर वो ज़िद पे आए तो उन्होंने बोला चलो रिसेप्शन पे बात करते हैं। रिसेप्शन पे लोग गए, इन्होंने बताया कि रात को किसी पीओ ही इंसान ने हमारा गेट नॉक करा। किसने करा हमें पता करना है, किसने हमारे गेट को नॉक करा। दोनों गेट नॉक हुए हैं, हमारे बच्चे डरे हुए हैं। आज तक हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम किसी हॉस्पिटैलिटी होटल में गए और हमारे साथ ऐसा हुआ। होटल्स वाले काफ़ी कंफ्यूज थे। उन्होंने बोला सर हमारा तो स्टाफ भी नहीं रहता, हम तो गेट को लॉक कर देते हैं, मतलब जो यहाँ पर अवेलेबल होता है वो भी रात को सो रहा होता है, नंबर आपको दिया हुआ है आप कॉल कर देते हैं। उन्होंने बोला कि जब सब सो रहे थे तो कौन था, कैमरे दिखाओ हमें देखना है। भाई इन्होंने क्या करा, होटल्स वालों से बोला कि कैमरे एक्सेस दे तुम, मतलब दिखाओ। तो जब कैमरे ओपन करे गए, इन्होंने जो चीज़ देखी कैमरे पे, सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि गेट को कोई नॉक कर रहा है, कुंडी अपने आप ऊपर नीचे हो रही है पर कोई है नहीं। और ये चीज़ इन्होंने वहाँ पर देखी, और ये देखने के बाद एकदम से इन्हें ऐसा लगा कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो होटल्स वाले भी ऐसा हो गया सर आज तक ये तो हमारे यहाँ पर कभी नहीं हुआ। इस चीज़ को आया गया कर दिया, क्योंकि ये मुस्लिम फैमिली से थे, इन्हें पता था कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ साथ आ जाती है। इन्होंने क्या करा, फिर भी फॉर द सेफर साइड इन्होंने आसपास एक मस्जिद ढूंढी, वहाँ पर गए, मौलाना को बताया कि ऐसे ऐसे रात को हमारे साथ हुआ है। तो वो जो मौलाना थे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जी पहाड़ वाली जगह है, ये चीज़ें नॉर्मल है यहाँ पर। मतलब जिस तरीके से दानिश बता रहे थे, दानिश ये चीज़ मेंशन कर रहे थे कि अक्षय भाई हमारी तो फटी पड़ी थी, हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन मौलाना ने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया कि आम बात है, लोग अक्सर ऐसी कंप्लेंट्स लेके आते हैं, उन्हें लगता है उनके ऊपर कोई चीज़ आ गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन फ्री रहो। उस दिन ये लोग वहाँ पर लोकल जगह घूमते हैं, घूमने के बाद शाम को खाना वाना खा के अपने डायरेक्टली होटल में वापस आ जाते हैं। जब ये होटल में वापस आ रहे थे तो दूसरा वाक़या हुआ दानिश के साथ। दानिश आगे बैठा था, अपने पापा जो थे दानिश के वो गाड़ी चला रहे थे, और जब इनके पापा गाड़ी चला रहे थे ना, तो अचानक से गाड़ी के आगे वाले शीशे पर कोई बुजुर्ग औरत कूद गई। और ये चीज़ सिर्फ दानिश ने देखी कि अचानक से कोई औरत आके कूदी, और दानिश एकदम से चिल्लाना शुरू करता है कि पापा गाड़ी रोको, अभी वो औरत कूदी थी, क्या हो गया एकदम से, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो इनके पापा ने गाड़ी साइड में लगाई, पूछा बेटा क्या हुआ है, पहाड़ी वाला रास्ता है, ऐसे बीच में नहीं रुकते पहाड़ों के, बहुत गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, क्या हुआ है। तो दानिश ने बताया कि पापा अभी एक औरत हमारी गाड़ी पर कूदी थी। तो वहाँ पर सब हैरान हो गए। अब इनके पापा को समझ में आ रहा था कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। दानिश से फिर पूछा गया कि तुमने क्या देखा, कैसी थी वो दिखने में। तो दानिश ने बताया रेड कलर के कपड़े पहने थे, साड़ी टाइप की, और बुजुर्ग औरत थी, सफ़ेद बाल थे, एकदम से गाड़ी पे वो कूदी है। इनके पापा ने बोला ठीक है, अभी हम होटल चलते हैं, और कल एक बार दोबारा हम उन मौलाना के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि वो कह रहे थे आम बात है, पर वो चीज़ पीछा कर रही है जो भी है। इनके पापा को लगा शायद लड़के का वहम हो, क्योंकि पहाड़ी एरिया चक्कर खा खा के इंसान थोड़ा सा बौखला भी जाता है। इनके पापा होटल में ले गए इन्हें, होटल में अपने कमरे में ये चले गए, ये अपने कमरे में आ गए। जैसे ही इन्होंने खाया था, तो होता है कि कभी कभार कुछ लड़के होते हैं जिन्हें रात को फ्रेश होना होता है, तो उस टाइम पे दानिश 2:30 बजे उठे फ्रेश होने के लिए। उन्होंने देखा मेरा भाई सो रहा है। वॉशरूम था सामने, और वॉशरूम में आपको पता है कि खिड़की होती है, कई वॉशरूम्स में खिड़की होती है जिसके उस तरफ आर पार दिख रहा होता है। तो जैसे ही दानिश ने उस वॉशरूम में कदम रखा, अचानक से जो लाइट थी वो चली गई, और दानिश को ये भी दिख रहा था कि सिर्फ वॉशरूम की लाइट गई है, मुझे नीचे जो इतना स्पेस होता है वहाँ से दिख रहा है कि कमरे की लाइट आ रही है, उसने ऑन करी हुई थी। ठीक है, वो जो होता है ना साइड में लैंप होता है बैठ के, वहाँ पर हल्की हल्की लाइट उसमें होती है, वहाँ पर दिख रहा था कि हाँ भाई लाइट है। इन्होंने क्या करा, लाइट ऑन करी मोबाइल की, और वहाँ पर फ्रेश हुए। और जब ये निकल रहे थे ना, तो जैसे एकदम से बाहर निकल रहे थे, लाइट आई,
इन्होंने देखा शीशे के बैक साइड में, जहाँ पर ये तीसरे माले पे हैं, उस तरफ खड़े होने की जगह नहीं है, वहाँ पर कोई एक बुढ़ी औरत पूरी टेढ़ी गर्दन से इन्हें देख रही थी मुस्कुराते हुए, और ऐसी की ऐसी वापस हो गई। भाई इसकी हो गई हालत ख़राब। जो इनके में आयत पढ़ी जाती है, जो भी इसको याद आया, जो भी इसके दिमाग में था मुस्लिम्स में, उसने सब कुछ कर लिया और सोच लिया कि अगले दिन मैं अपने पापा को बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो सब डर जाएंगे। और पूरी रात ये बंदा सो ही नहीं पाया दानिश। सुबह उठा, सुबह अपने पापा को बोला कि पापा ऐसे ऐसे हुआ था, और इसके पापा ने भी एक चीज़ बोली कि बेटा हमें भी रात को लग रहा था कि हमारे चद्दरे कोई खींच रहा है। मतलब ये चीज़ सिर्फ दानिश के साथ नहीं हो रही है, पूरे परिवार के साथ हो रही है। और बड़ा भाई है जो महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि वो थका हुआ है तो वो सो जाते हैं। ये लोग फिर दोबारा मौलाना जी के पास भागे, जो नियर बाई की मस्जिद थी। वहाँ पर उस दिन मौलाना कुछ देर में पहुँचे। जब ये लोग वहाँ पर थे, मौलाना ने देखा, और जब इन्होंने बताया ना कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ये दिक्कतें हो रही है, चद्दर खिंच रही है, दिख रहा है बच्चे के साथ ये दिक्कत हो रही है, तो उन मौलाना ने देख के बताया कि इसके साथ कुछ तो गलत है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक धागा या ताबीज़ दे देता हूँ, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मौलाना ने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी थी, चीज़ कितनी बड़ी है, चीज़ क्या है। उन्होंने बस ये बोल दिया कि मैं धागा ताबीज़ जो भी देता हूँ ठीक हो जाएगा। ये लोग धागा ताबीज़ जो भी था लेके वापस आ गए। ये तीसरी रात थी। तीसरी रात क्या हुआ, जब ये लोग घूम फिर के आए वापस, कैंपटी फॉल घूमे, जो वहाँ पर बहुत लोकेटेड जो है फेमस जगह, वहाँ पर वो घूमे। और इस रात दानिश के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी रात निकल गई, चौथी रात निकल गई, पांचवी रात आ गई। इन 2-3 दिनों में दानिश के साथ कुछ भी नहीं हुआ और वो बहुत अच्छे से वहाँ पर घूमे। हुआ क्या, जो चौथी पांचवी रात थी, ये लोग होटल में थे, वापस आए, और दानिश जब अपने बेड पे सो रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 2:30 से 3 के बीच में, सबसे ज़्यादा इंसिडेंट तभी हो रहे थे उसके साथ। जब वो बिल्कुल बेफिक्र हो के सो रहा था, तब एकदम से ऐसा लगा किसी ने पैर का अंगूठा पकड़ा और पूरा उठा के उसका पैर दे के मारा बेड पे। इसकी आंख खुली है, इसने देखा है, और सामने ब्लैक कलर की वो जो औरत, मतलब एंटिटी थी, वो उसके ब्लैक कलर में पूरी एंटिटी जो है दिखने लग रही है। ये बंदा वहाँ पर क्या हुआ, एकदम से जैसा होता है ना, दब गया, स्लीप पैरालिसिस जो हम बात करते हैं, वो स्लीप पैरालिसिस वाली सिचुएशन हो गई। और वो जो एंटिटी थी वो एकदम से धुआं बन के सीधा इसके ऊपर आई है। इसने इस चीज़ को महसूस करा कि मेरा ऊपर कुछ आया है, और उस टाइम पर ये बेहोश हो गया। पूरी रात जितना इसे याद है, जो इसने अगले दिन अपने पापा को बताया कि पापा किसी ने मेरा अंगूठा दे के मारा, उसके बाद मेरी गर्दन में ऐसे उंगली रख के किसी ने पूरा ऐसे दबाने की कोशिश करी है, जैसे कोई शरीर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और जब वो चीज़ नहीं हो पाई तो फाइनली वो जो चीज़ थी वो मेरे को अपने अंदर आती दिखी, और मैंने महसूस करा कि कोई चीज़ आई है। इनके पापा का दिमाग घूम जाता है। उन्होंने बोला कि तेरे हाथ में जो धागा ताबीज़ था वो कहाँ है? देखा है ही नहीं, कहाँ गिर गया, कहाँ छूट गया, किसी को कोई आइडिया नहीं है। भाई ये भागे मौलाना के पास। तो मौलाना ने क्या करा, सीधा देखा और बता दिया, भाई ये जो भी चीज़ है ना, इतना मुझे समझ में आ गया, मेरे बस की नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ से ऋषिकेश जाओ, और ऋषिकेश में एक मस्जिद है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जाओ, वहीं पर आपका इलाज होगा। ये लोग वहाँ भागे ऋषिकेश में। इतने में क्या हुआ, जो दानिश था उसको हेल्यूसिनेशन आने स्टार्ट हो गए थे कि कोई बुज़ुर्ग औरत है जो बार बार बोल रही है कि तू कहीं भी चला जा, मैं तुझे लेके जाऊँगी, मैं तुझे लेके जाऊँगी, मैं तुझे लेके जाऊँगी, मैं तुझे लेके जाऊँगी। अगर इसी 2 मिनट आँख झपके तो फिर एकदम से यूँ कि सपने में एकदम से आके मैं तुझे लेके जाऊँगी, तू कहीं भी चला जा, उस मौलाना के पास चला जा, वहाँ मौलवी के पास चला जा। ये लोग ऋषिकेश पहुँचे, और वहाँ पर जो सामने मौलाना था, जैसे ही इन्होंने एंट्री ली, उसने साफ बता दिया, देखते ही साफ बता दिया कि उस दिन जब तुम लोग आ रहे थे, तुम लोगों ने खाना खाया था, तुम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी, इस लड़के ने एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करा। वो जो बरगद का पेड़ था, उस पर एक बुज़ुर्ग औरत मरी हुई का घर था, इसने वहाँ पे टॉयलेट कर दिया। और मौलाना ने साफ बोल दिया कि मैं भी इस लड़के को नहीं बचा सकता, क्योंकि वो पता नहीं कितने सालों से उस पेड़ पे रह रही थी। इस लड़के ने वहाँ पर टॉयलेट करा है, जिस वजह से ये दिक्कत हो रही है। इन्होंने हाथ पैर जोड़े कि हमारा बच्चा है, गलती हो गई, कुछ करवा दो, तुरंत इलाज वगैरह शुरू करेंगे तो बचा लेंगे। तो मौलाना बोलते हैं मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ, मैं कन्फर्मेशन नहीं दूंगा। भाई वहाँ पर उनके हाथ में एक मोरपंख की वो थी जिससे झाड़ा करते हैं ना, उसे बैठाया गया दानिश को, और उस टाइम पर दानिश पूरी तरीके से पोजेस हो गया था। जब झाड़ा मारना शुरू करा तो दानिश ने क्या बताया भाई, वो सुन के सबसे ज़्यादा हैरानी होती है। दानिश ने बताया कि अक्षय भाई, मेरा शरीर यहाँ है,
मैं अपने से 4 कदम दूर बैठ के अपने आप को देख रहा हूँ। मतलब मेरी एक तरीके से जो स्पिरिट है वो निकल के वहाँ बैठी हुई है और मैं देख रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ पागलों की तरह। और जो झाड़े वाली जो चीज़ है वो मुझे मारी जा रही है, मुझे नहीं लग रही, जो मेरे शरीर में है उसे लग रही है। और वो बुजुर्ग जो औरत है दानिश के अंदर आ के वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, मेरे घर पे जो है टॉयलेट करा, मेरे घर पे, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मेरे घर पे मूता क्यों, मेरे घर पे क्यों मूता, मैं इसे लेके जाऊँगी, कोई जो मर्जी करना है कर लो। कम से कम 5-6 घंटे तक ये वहाँ पर इसका उतारा चलता रहा। जहाँ पर पहली बार मैंने ये सुना है, उन मौलाना ने क्या करा, एक ताबीज़ बनाया और जो दानिश के बड़े भाई थे तो उनको बोला कि बेटा देख, तू हर दर्द में इसके साथ रहे, जब भी इसके साथ कोई भी चीज़ हुई तू इसके साथ रहे, तो ये काम तेरे पापा नहीं करेंगे, ये काम तुझे करना है। वहाँ पर एक ऐसे ऐसे पेड़ है, उस पेड़ के नीचे से दबा के आ जा, और वापस आते टाइम पता है आपको आवाज़ आएगी, तो वो आप मत सुनना, आपको सिर्फ इतना करना है कि भाई सीधा यहाँ तक आ जाना। ये लड़का वहाँ पे से निकला, अप्रॉक्सीमेटली 3-3:30 बज रहे होंगे रात के। ये लड़का वहाँ पर गया, जैसे ही इसने ताबीज़ उस पेड़ के नीचे दबाया ना, पीछे घूमते ही कंधे पे हाथ आ गया और पीछे खींचा एकदम से। एक बार ये चलना शुरू करता है, कंधे पे हाथ, दूसरी बार खींचना शुरू करा, पर पीछे नहीं देख रहा है, पीछे नहीं देखा इस लड़के ने, भाई मर जाएगा ना। तीसरी बार फिर कंधे पे हाथ आया, पीछे खींचा, इसने नहीं देखा। उसके बाद जिसने बताया, जैसे ही भाई बता रहे थे कि वो 100 मीटर आगे पहुंचे होंगे ना, पीछे से आवाज़ें आनी शुरू होगी गांव वालों की, शेर आ गया भागो, शेर आ गया भागो, कि कैसे भी पीछे मुड़ के देख ले। घर वालों की आवाज़ आ रही है, जितने लोग जो इस दुनिया में इनके प्रियजन नहीं थे उनकी आवाज़ें आ रही है कि पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख, हम यही हैं, हम यही है। इस बंदे ने क्या करा, भागना शुरू कर दिया और ये सीधा वहाँ पहुँच गया। ये पहुँचा वहाँ पर और इसने पहुँचने के बाद बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को हर तरीके की आवाज़ आई है, मेरे कंधे पे मुझे हाथ भी लगा है। तो उन मौलाना ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब आप एक काम करो, लड़के के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ताबीज़ मैं लड़के को दे रहा हूँ। वहाँ से जो सारे प्लान्स थे, जो 1-2 दिन और रुकना था, वो हो गए कैंसिल। ये आ गए गाज़ियाबाद अपने घर वापस। 2-3 रातें ही गुजरी होंगी, दानिश सोने लग रहा था। दानिश जब सो रहा था रात को, अचानक से उसके गले पे आया हाथ और गला पूरा दबाना शुरू कर दिया, और एक आवाज़ आती है कि जो ताबीज़ तूने दबाया था, तेरे भाई ने दबाया था, वो मैंने निकाल दिया। अरे भाई साहब, मतलब ये एंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि इसने वो दबा ताबीज़ भी निकाल दिया और वहीं की वहीं इसे कर लिया पोजेस दानिश। और वो जो ताबीज़ था वो देखते देखते हाथ से कब निकल के गिरा पता भी नहीं चला। अब ये बुरी तरीके से चिल्लाने लग रहा है, हाँ, बुरी तरीके से बार बार कि बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। इसने बस ये देखा कि सामने कोई चीज़ खड़ी है। जब ये अपने होश में आया, भागा अपने मम्मी पापा के पास, वहाँ जाके बताया कि वो चीज़ जो हमने दबाई थी वो चीज़ साक्षात मेरे सामने खड़ी है। उसी टाइम ये लोग भागे हैं गाज़ियाबाद में, एक और कोई मौलाना थे वहाँ पर। अब उन मौलाना ने देखा, और वो भी पता तो चल ही जाता है जिनके पास सिद्धि वगैरह होती है, वो बोला यार कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर इसका उतारा करा, जहाँ पर वो बार बार जो एंटिटी है वो पता क्या बोल रही थी, जो बुजुर्ग औरत थी आके दानिश के शरीर पर बोल रही है, तुम कितने ही ताबीज़ दे दो, तुम कितना ही कुछ कर लो, इस लड़के को मैं लेके जाऊंगी, इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे घर पे मूता है, जो इसने मूता है ना उसका मैं बदला लूंगी। बुढ़ी आड़ी पड़ी है पूरी। वो जो मौलाना थे उन्होंने अपना उतारा करना शुरू करा। इनके पापा को बोला भाई साहब एक नहर है वहाँ पे, उसमें जाके इसे प्रवाहित कर दो। इसके पापा निकले हैं, प्रवाहित करा। अब वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, उनको भी आवाज़ आ रही है, उन पर भी खींचातानी चल रही है। मतलब एंटिटी देख लो कितनी स्ट्रांग है ये, उनके ऊपर भी सारे अटैक हो रहे हैं। वो वहाँ पर आए, जब वो वहाँ पर आए हैं तो उन मौलाना ने बोल दिया कि देखो हो सकता है कि चीज़ें अभी भी बिगड़े। अब भाई ये सुनने के बाद इनको थोड़ा सा शौक लगा कि भाई इतना सब कुछ 3-3 4-4 उतारे होने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो उसके बाद जब ये घर आया है तब से कुछ हरकतें रुकी है। धागा ताबीज़ परमानेंट बंधा हुआ है, लेकिन दानिश जैसे 2025 में हुआ था, 2026 अभी जून चल रहा है। दानिश ने बोला भाई आज भी ना बंधे ताबीज़ में वो औरत मेरे सपने में आके बोलती है कि एक दिन ये ताबीज़ टूटेगा और उसी दिन लेके जाऊंगी। और बोला कि भाई मैं अभी भी वो बुरे सपने देखता हूँ जहाँ पर वो बुजुर्ग औरत मेरे सपने में आके बोलती है ये ताबीज़ जिस दिन टूटेगा अगले दिन अगली बार तेरे को मौलाना तक पहुँचने नहीं दूंगी, मैं मौका ही नहीं देगी मतलब कोई। फिर आखिरी में रिकॉर्डिंग में यही था कि भाई घर वालों को पता है, सबको पता है कि मेरे से क्या गलती हुई थी। जो टॉयलेट वाला जो हादसा हुआ था उसके बाद घर वाले कभी मुझे ऐसे छोड़ते नहीं,
कि मेरे से वो कुछ हो जाए, और मेरे लिए 2 ताबीज़ एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं कि अगर कुछ ऐसा हो तो मैं दूसरा ताबीज़ फटाफट पहन लूँ। पर दानिश जिस डर में जी रहे हैं ना इस टाइम पे, बोला भाई मैं जैसे ही सोता हूँ ना, वैसे ही जैसे एक चलता सपना होता है कि मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, अचानक से वो बुज़ुर्ग औरत आ जाएगी और सारा जैसा होता है ना काला पड़ गया, और एकदम से बोलने लग रही है कि बचा लेगा ये ताबीज़, कब तक बचा लेगा, जिस दिन टूटेगा उसी दिन मरेगा। क्या एज है भाई उसकी? भाई मुश्किल से 23 साल। बहुत छोटा है भाई क्रेजी यार। तो अभी चल ही रहा है, अभी अभी भी चल ही परमानेंट रहा है। सोल्यूशन नहीं हुआ है। नहीं, उम्मीद है वो ठीक रहे भाई, यही उम्मीद कर सकते हैं हम तो कि भाई ठीक। पर भाई है बहुत ताकतवर कि खुद ताबीज जो गाड़ा था वही निकाल के लिए आई। बहुत पुरानी वो होगी ना एंटिटी। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग जब सुन रहा था ना मैं, मुझे लग रहा था चलो अब इंसिडेंट खत्म, ये तो नॉर्मल इंसिडेंट है, खत्म, अब तो खत्म हो ही जाएगा। जब लास्ट में आया ना कि भाई आज भी सपने में दिखती है ताबीज़ टूट टूट के गिर रहे हैं, और अपना ही गाड़ा जो गड़ा ताबीज़ था वो निकाल दिया भाई, तब थोड़ा सा शॉकिंग लगता है। लेकिन सही में भाई हिम्मत है, अगर लोग ये चीज़ें इस तरीके तक झेल रहे हैं, सही इस में हद भाई तक बहुत झेल रहे बड़ी हैं, तो बात भाई बहुत बड़ी बात है। और भाई कोशिश यही रहती है कि हमेशा ऐसे ही कुछ चीज़ें लेके आए जहाँ पे जनता ये भी समझ पाए कि ऐसे हर जगह टॉयलेट कर देना भाई हाँ सही बहुत बात। भारी पड़ जाती है कभी कभी। ऑल राइट ब्रदर, मज़ा आ गया आपके साथ इस एपिसोड में फिर से, और जनता को भी आई एम श्योर मज़ा आया होगा। और अगर अभी तक आपने अक्षय भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर गोल बटन है। स्पॉटिफाई पे हमारे भाई का शो जो है वो टॉप 5 में हमेशा रहता ही है, कभी नंबर 2 पे, कभी नंबर 3 पे, कभी नंबर 1 पे। तो स्पॉटिफाई जो लोग सुनते हैं जाके प्यार दो वहाँ भी, और इंस्टाग्राम पे भी प्यार दो, और यूट्यूब पे तो आप दे ही रहे हो, अगर नहीं दे रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे हम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।